स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल POV हॉरर स्टोरीज में, जहां आपको हर दिन नई कहानी सुनने का मौका मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे हमारी और भी डरावनी और दिलचस्प कहानियां आप सुन सके। यह कहानी एक ऐसी जगह की है जहां सूरज डूबने के बाद कोई भी जाता है तो वो जिंदा वापस कभी नहीं आता। वहां आस पास रहने वालों का कहना है कि उस जगह पर एक डायन है और गलती से भी अगर किसी पर उसका साया पड़ गया तो उसे कोई नहीं बच सकता। वहां रहने वाले लोग उस जगह को डायन कोट के नाम से जानते हैं। डायन कोट में सूरज डूबने के बाद कोई जानवर भी गलती से नहीं जाता, क्योंकि वहां रह रही डायन को यह बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उस डायन कोट में आए। अवनीत और रजत शाम 7 बजे घूम फिरकर अपने घर की ओर अपनी बाइक से वापस जा रहे थे। तभी रजत ने अवनीत से कहा, अबे भाई, बाइक रोक जल्दी। रजत की बात सुनकर अवनीत ने तुरंत बाइक की ब्रेक मारी और कहा, अबे क्या हुआ भाई? फिर रजत ने कहा, अरे भाई, तू इस रास्ते से क्यों बाइक ले जा रहा है? तुझे पता नहीं क्या अब सूरज डूब गया है और सूरज डूबने के बाद कोई इस रास्ते से नहीं जाता। फिर अवनीत ने कहा, पर क्यों भाई, ऐसा क्या है इस रास्ते में? फिर रजत ने कहा, अरे तुझे सच में नहीं पता क्या इस रास्ते में क्या है? फिर अवनीत ने कहा, भाई तुझे तो पता ही है, मैं 10 साल बाद कल ही तो गांव आया हूं, तो मुझे कैसे पता होगा? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत ने कहा, अरे यार, तुम लोग भी शहर चले जाते हो, फिर गांव के बारे में सब भूल जाते हो। फिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, अरे भाई, ज्ञान मत पेल और सही से बता कि क्यों नहीं जा सकते अभी यहां से। फिर रजत ने कहा, भाई तू मुझे बोलने देगा तभी तो बताऊंगा कुछ। फिर अवनीत ने कहा, अच्छा चल, अब बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, तू बता अब। फिर रजत ने बताते हुए कहा, तो सुन भाई, जब हम सुबह इस रास्ते से जा रहे थे तो तूने देखा ही होगा कि इस रास्ते में पूरे में 5 किलोमीटर तक जंगल ही है। बस पर जब हम उस जंगल के एकदम बीच, यानी यहां से 2 किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह है जो तूने भी आते समय जरूर देखी होगी। फिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, कौन सी जगह? फिर रजत ने कहा, भाई पूरी बात सुन तो ले। पहले वो जगह 2 किलोमीटर आगे है, उसे लोग डायन कोट के नाम से जानते हैं। वो डायन कोट लगभग 300 मीटर तक फैली हुई है और उस 300 मीटर तक एक भी पेड़ या एक भी घास तक नहीं है, क्योंकि उस डायन कोट में रह रही डायन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी उस डायन कोट में सूरज डूबने के बाद वहां जाए। और तूने भी शायद यह देखा ही होगा कि उस पूरे डायन कोट में बस हड्डियों के कंकाल ही पड़े हुए हैं, क्योंकि इस जगह पर अगर कोई जानवर भी जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। रजत की सारी बात सुनने के बाद अवनीत बड़ी जोर जोर से हंसने लगता है। अवनीत को ऐसे हंसते देख फिर रजत बोलता है, भाई क्या हुआ, तू हंस क्यों रहा है? फिर अवनीत हंसते हुए ही बोलता है, भाई मुझे पता था कि गांव में कोई ना कोई ऐसी भूतों की बातें जरूर करेगा। इतना बोलकर अवनीत फिर से जोर जोर हंसने लगता है। पर रजत समझ था कि शहर के लोग भी जल्दी से किसी भूतों या डायन जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए रजत फिर अवनीत से बोलता है, भाई तुझे विश्वास हो या ना हो, पर भाई हम अभी इस समय इस रास्ते से नहीं जाएंगे, बस और तू बाइक ये दूसरे वाले रास्ते की तरफ मोड़ दे। फिर रजत की बात सुनकर अवनीत बोलता है, भाई मैं 10 साल बाद जरूर आया हूं, पर मुझे यह पता है कि यह रास्ता 5 किलोमीटर शॉर्टकट है, इसलिए हम इसी रास्ते से जाएंगे। फिर रजत कहता है, यार तुझे घूमना ही तो था आज, और इसी बहाने चल थोड़ा और घूम लियो, इसलिए भाई उस दूसरे वाले रास्ते से चल ले भाई। इस बार अवनीत रजत की बात मान जाता है और बाइक दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। फिर उसके बाद दोनों उस दूसरे वाले रास्ते से जा ही रहे थे। तभी अवनीत रजत से कहता है, भाई चल मान लिया वो डायन कोट में सच में डायन है, पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई रात को वहां गया हो और वापस भी सही सलामत आ गया हो? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत ने कहा, हाँ भाई, वापस तो आया है पर सही सलामत नहीं आया। फिर अवनीत ने कहा, कौन आया है और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो तू बोल रहा है कि सही सलामत नहीं आया? फिर रजत ने कहा, तू बिरजेश को जानता ही होगा। फिर अवनीत ने कहा, कौन बिरजेश? अवनीत की बात सुनकर फिर रजत बोलता है, अरे वही बिरजेश जिसे बचपन में सब नागिन बोलते थे, अब याद आया कुछ। फिर अवनीत ने अपना सर खुजाते हुए कहा, हाँ वही ना, जिसकी हमेशा नाक बहती रहती थी और सब बोलते थे कि नागिन का जहर निकल रहा है, इसलिए सबने बाद में उसका नाम ही नागिन रख दिया था। फिर रजत बोलता है, हाँ वही नागिन। फिर से रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा,
वही नागिन वहां से वापस आया था, पर वो अभी सही है या नहीं? फिर रजत ने कहा, ना यार, वो अब बिल्कुल सही नहीं है। उसकी अब ऐसी हालत हो गई है कि कोई उसे नहीं पहचान सकता। बहुत बुरी हालत में है वो अब, पर कोई क्या करे। सबने उसे उस रास्ते से रात में जाने से मना करा था, पर उसने एक शर्त के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। उसकी शादी भी होने ही वाली थी, पर उसकी ऐसी हालत होने की वजह से उसकी शादी भी टूट गई। पर अब हम क्या कर सकते हैं? फिर रजत की बात खत्म होते ही अवनीत बोलता है, पर उसे हुआ क्या है? तू बार बार बस यही बोल रहा है कि उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, पर उसके साथ हुआ क्या है, यह भी तो बता। फिर रजत बोलता है, तो सुन भाई, यह बात आज से लगभग 1 साल पहले की ही होगी। उस दिन शाम के समय जब हम 4-5 लड़के गांव के चौराहे पर बैठे मस्ती कर रहे थे, और नागिन भी उस समय हमारे साथ में ही था। पर बातों ही बातों में उस डायन कोट की बात छिड़ गई। पर उस बातों नागिन का कहना था कि डायन कोट में कोई डायन वायन नहीं रहती। इसी बात में काफी देर तक जब बहस चलती रही, तभी हमारे ही गांव के राहुल ने नागिन से कहा, नागिन तू नहीं मानता ना कि उस डायन कोट में कोई दया नहीं है? फिर नागिन ने कहा, ना मैं नहीं मानता और ना ही मुझे ऐसी की भी बात पर विश्वास है। फिर राहुल ने कहा, चल आज देखते हैं तेरे अंदर कितनी हिम्मत है। अगर तू आज रात 8 बजे उस रास्ते को अकेले पार कर लेगा, तब हम मानेंगे कि तू सच में हिम्मत वाला है। हम सब वहां बैठे बैठे दोनों की बातें सुने जा रहे थे, और हमें बस यही लग रहा था कि दोनों बस मजाक कर रहे हैं और कुछ नहीं। पर फिर नागिन ने कहा, ठीक है, मैं आज जाऊंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? फिर राहुल ने कहा, चल ठीक है। फिर लगी 2000 रुपए की शर्त। अगर तू उस रास्ते को पूरा पार कर गया तो मैं तुझे 2000 रुपये दूंगा, मगर तू उस रास्ते अगर वापस आया तो मैं तुझे 2000 रुपये दूंगा। फिर नागिन ने कहा, हाँ चल ठीक है, लग गई शर्त। नागिन तुरंत उसके बाद जाता है, पर हम सब उसे बार बार जाने से मना कर रहे थे कि भाई मत जा मत जा, क्योंकि हमने पहले भी कई लोगों वहां जाकर मरते हुए देखा था, इसलिए हम उसे मना करें जा रहे थे। पर वो हमारी बात नहीं मान रहा था। फिर उसके बाद जैसे ही रात के 8 बजे, वैसे ही हम सब उस रास्ते के पास पहुंच गए। फिर उसके बाद हम में से 2 लड़के तुरंत बाइक से रास्ते के आखिर में खड़ी हो गए, जहां से मैंने अभी तुझे जाने को मना करा था। 2 लड़के तो वहां चले गए, पर 3 लड़के अभी भी नागिन के ही साथ खड़े थे। तभी राहुल ने नागिन से कहा, भाई ले बाइक पर तुझे कुछ होगा तो उसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। फिर राहुल की बात खत्म होते ही मैंने कहा, भाई नागिन एक बार और सोच ले दो, 1000 रुपये से कुछ नहीं होता, फालतू में तू खतरा मोल ले रहा है। फिर नागिन ने कहा, भाई तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद नागिन ने राहुल से उसकी बाइक की चाबी ली और तुरंत बाइक स्टार्ट करके निकल गया। पर हम जो 3 लड़के जो वहीं पर रुके थे, हम वहीं खड़े खड़े उसका इंतजार कर रहे थे कि कहीं वो वापस ना आ जाए। पर लगभग आधे घंटे तक जब वो वापस नहीं आया तो हमने दूसरी ओर खड़े लड़कों को फोन लगाया, पर उनका कहना था कि वो अभी तक वहां नहीं पहुंचा है। हमने जैसे ही यह सुना तो हम काफी घबरा गए, क्योंकि वो रास्ता मुश्किल से 20 मिनट का ही होगा, और हमें उस समय कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। पर तभी हमने सोचा कि अब हमें उन सबके पास जाया जाए, फिर सोचेंगे कि क्या करें। फिर उसके बाद हम तीनों दूसरे रास्ते से होकर अपने बाकी 2 दोस्तों के पास जब गए, तब तक लगभग 1 घंटा हो गया था। पर तभी भी नागिन वहां नहीं पहुंचा था। वहां पहुंचकर हमने तुरंत नागिन को फोन लगाया, पर उसका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था, और वैसे भी उसके फोन में नेटवर्क होता भी कैसे, क्योंकि वो जिस रास्ते से आ रहा था वो रास्ता पूरा जंगल वाला था। फिर उसके बाद जब रात के 9:30 बज गए, तब मैंने सबसे कहा, भाइयों मुझे लगता है हम सबको एक साथ वहां जाकर नागिन को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो हमारी ही वजह से मुसीबत में फंसा है। फिर राहुल ने कहा, अबे तू पागल तो नहीं हो गया है? हमारी वजह से कैसे वो खुद ही हीरो बन रहा था, कोई क्या करे? फिर राहुल की बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, तू तो चुप ही हो जा, जब तुझे पता ही है कि उस रास्ते में डायन रहती हैं, तो क्या जरूरत थी तुझे शर्त लगाने की? और बोल रहा मेरी क्या गलती है? वो हमारा दोस्त है, हमें उसे ढूंढने जाना ही चाहिए। फिर मेरी बात खत्म होते ही हमारे ही साथ के लोकेश ने कहा, रजत सही तो बोल रहा है राहुल, हमारी क्या गलती है, हम सब क्यों मरने जाए? वहां वो खुद ही तो हीरो बन रहा था, हमने तो पहले ही मना करा था उसे, पर वो माना ही नहीं। फिर मैंने कहा, भाई तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो, वो हमारा दोस्त है, हम उसे ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, इसलिए भाइयों चलो उसे ढूंढ कर आते हैं।
फिर मेरी बात सुनकर एक दो लड़के जाने को तैयार तो हो गए, पर राहुल और लोकेश अभी भी जाने को तैयार नहीं हो रहे थे। पर फिर मैंने उन दोनों से कहा, अबे अगर उसकी जगह अभी तुम दोनों में से कोई होता तो नागिन भी कभी ऐसा नहीं करता। वो एक सच्चा दोस्त है, पर पता नहीं वो कैसे होगा। क्या पता हम अभी वहां जाए तो हम उसे बचा ले। इस बार मेरे इतना कहने के बाद वो दोनों भी हमारे साथ उस डायन कोर्ट में नागिन को ढूंढने को जाने को तैयार हो गए। फिर उसके हम पांचों अपनी अपनी बाइक पर बैठे और नागिन को ढूंढने जाने को जैसे ही जाने को हुए वैसे ही हमने देखा आगे उसी डायन कोर्ट वाले रास्ते से कोई बाइक से हमारी ही ओर चला आ रहा है। उस बाइक को अपनी ओर आते देख फिर हम सब वहीं रुककर उसका इंतजार करने लगे। फिर उसके बाद जब वो बाइक हमारे पास आकर रुकी तो हमने देखा वो और कोई नहीं बल्कि हमारा दोस्त नागिन ही था। उसके वहां आते ही हम सब उससे बार बार यही पूछ रहे थे कि उसे वहां से आने में इतनी देर क्यों लगी, कहीं तेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं। पर वो हमारी बात का कुछ जवाब नहीं दे रहा था। हमें यह देखकर बड़ा ही अजीब भी लग रहा था क्योंकि वो उस समय काफी बदला बदला सा लग रहा था। मतलब वैसे वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था, पर वहां से आने के बाद से वो कुछ नहीं बोल रहा था। पर हमारे बार बार पूछने पर उसने बस इतना ही कहा, वो दिव्या। इतना बोलकर वो फिर से चुप हो गया। फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा, भाई कौन दिव्या और तुझे वहां आने में इतनी देर कैसे हो गई? मेरे इतना कहने के बाद नागिन ने इस बार तुरंत कहा, वो लड़की जो मुझे अभी डायन कोर्ट के पास मिली थी यही तो दिव्या है। नागिन के इतना बोलते ही हम सबके होश उठ गए, क्योंकि वो डायन कोर्ट बिल्कुल जंगल के बीच में है, तो कोई लड़की इतनी रात को कैसे आ सकती है। इसलिए फिर मैंने बड़ी ही हैरानी के साथ कहा, डायन कोर्ट में कोई तुझे कैसे मिल सकता है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद तो कोई उस रास्ते से नहीं जाता। तूने उस लड़की से पूछा नहीं कि वो कहां रहती है? फिर मेरी बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा, मैंने पूछा था। फिर उसकी बात बीच में ही काटते हुए लोकेश ने कहा, तो उसने क्या कहा? फिर नागिन ने कहा, उसने कहा उसका घर उसी डायन कोर्ट के पीछे है, वो वही रहती है। और हां, उसे यह भी कहा कि वो उस डायन कोर्ट में रात में घूमती रहती है, पर उसने तो कभी वहां कोई डायन नहीं देखी। तो चलो, मैं अब शर्त जीत गया। फिर उसके बाद नागिन अपनी बात खत्म कर चुका था, पर हम सब तभी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि दिन के समय में हम सब भी उस डायन कोर्ट वाले रास्ते से कई बार गए थे, पर हमने तो कभी भी उस डायन कोर्ट के पीछे कोई घर नहीं देखा था। और मुझे ऊपर से एक बात और चुभ रही थी कि नागिन ने यह भी कहा था कि वो लड़की रात भर उस डायन को में घूमती रहती है। पर क्यों? वही सब मैं सोच ही रहा था। तभी हम सबको ऐसे चुप देख फिर नागिन ने कहा, अरे क्या हो गया, तुम सबको ऐसे चुप क्यों हो गए? फिर मैंने कहा, पर भाई अभी तूने कहा कि वो लड़की रात में उस डायन कोर्ट में घूमती रहती है, पर तूने उससे यह नहीं पूछा कि तुम रात में उस डायन कोर्ट में क्यों घूमती हो। फिर मेरी बात का जवाब देते हुए नागिन ने कहा, अबे भाई तुझे मैंने अभी तो बताया कि उसका घर ही है, वहां तो वो घूम लेती होगी घर से निकल के। इतना बोलकर फिर उसने राहुल की तरफ देखा और कहा, हाँ भाई हो गया तेरा, चल अब मेरे पैसे निकाल। फिर उसके बाद राहुल ने अपनी जेब से 2000 रुपये निकाले और नागिन को देते हुए कहा, भाई तुझे सच में वहां कोई डायन नहीं मिली? फिर उसकी बात खत्म होते ही मैंने अपने मन में ही कहा, मिली ना, मुझे तो लगता है कि वो दिव्या ही डायन है। मैं यही सब सोच रहा था। तभी फिर नागिन ने राहुल से कहा, अबे तुझे कितनी बार बताऊं कि मुझे कोई डायन नहीं मिली। इतना बोलकर नागिन ने तुरंत राहुल के हाथ से 2000 का नोट ले लिया और फिर अपने घर की ओर जाने लगा। फिर उसके जाने के बाद मैंने अपने साथ वाले लड़कों को कहा, भैया मुझे तो लगता है कि जो इसे दिव्या नाम की लड़की मिली है वही डायन है। फिर मेरी बात बीच में ही काटते हुए लोकेश ने कहा, पर भाई अगर दिव्या ही डायन थी तो उसने नागिन को क्यों कुछ करा? भाई मुझे तो लग रहा है हम फालतू में ज्यादा सोच रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि डायन कोर्ट में कोई डायन नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं अब घर चलते हैं, यहां फालतू में समय बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलेगा। लोकेश के इतना बोलने के बाद हम सब उस दिन फिर अपने अपने घर चले गए और मैं भी अपने घर जाकर सो गया। पर अगले दिन जब मुझे नागिन की खबर मिली तो मेरे होश उठ गए, क्योंकि मुझे एक लड़के ने आकर बताया कि नागिन कल पूरी रात तक तो ठीक था, पर जैसे ही सुबह उसके घर वालों ने उसे उठकर देखा तो उनके भी होश उठ गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि नागिन पागलों वाली हरकतें करें जा रहा है। उसने अपने पूरे शरीर में काट काट कर दिव्या का नाम लिख रखा था। उसके शरीर में एक भी ऐसी जगह नहीं बची थी जहां उसने दिव्या का नाम ना लिखा हो, पर पूरे शरीर में नाम लिखने के बाद भी वो तब भी अपने आप को काट काट कर नाम लिखे जा रहा था और यही बोले जा रहा था कि दिव्या सिर्फ मेरी है।
मैं दिव्या के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। ये सारी बात मैंने जैसे ही उस लड़के से सुनी तो मैं तुरंत भागता हुआ नागिन के घर की ओर जाने लगा। और मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो मैंने देखा नागिन के घर वालों ने मिलकर नागिन को पकड़ा हुआ था। गांव के डॉक्टर उसके पूरे शरीर में दवाई लगा रहे थे, पर डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या है। फिर उसके डॉक्टर जैसे ही वहां से गए, मैं तुरंत नागिन के पास गया और उसके पिताजी से बोला, अंकल क्या हुआ बिरजेश को? फिर उसके पिताजी ने कहा, पता नहीं बेटे, रात में तो बिल्कुल ठीक था, पर पता नहीं सुबह होते ही इसे क्या हो गया, और पता नहीं ये किस दिव्या का नाम लिए जा रहा है और उसी का नाम पूरे में लिखे जा रहा। वैसे बेटा, क्या तुम्हें पता है कि यह दिव्या कौन है? उसके पिताजी बात सुनकर मैं उस समय बहुत घबरा गया था, पर मैंने थोड़ा हकलाते हुए कहा, ना नहीं अंकल, मुझे नहीं पता। पर अंकल तुरंत समझ गए कि मुझे कुछ ना कुछ पता है। इसलिए फिर अंकल ने कहा, बेटा देखो, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है, इसलिए बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अगर तुम्हें कुछ पता है तो मुझे बता दो, क्या पता इससे मेरी कोई मदद हो जाए। अंकल की बात सुनकर मुझे भी यही लगा कि शायद क्या पता सच में उसकी कोई मदद हो जाए। इसलिए फिर उसके बाद मैंने अंकल को सारी बात बता दी जो बिरजेश शर्त के चक्कर में रात में उस डायन कोर्ट की तरफ गया था। मेरी सारी बात सुनने के बाद अंकल भी तुरंत समझ गए कि यह सब बिरजेश क्यों कर रहा है। फिर उसके बाद बिरजेश के घर वाले उसे तुरंत पास के ही गांव में ले गए, जहां एक तांत्रिक बाबा के पास ले गए, और मैं भी उस समय उनके साथ ही था। और हम वहां जैसे ही पहुंचे तो तांत्रिक बाबा ने उसे देखकर जो बताया उससे तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने कहा, इस लड़के को अब ठीक नहीं करा जा सकता, क्योंकि इस पर साया डायन का है, उसी डायन का जो उस डायन कोर्ट में है, और वो डायन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बाबा की बात खत्म होते ही फिर बिरजेश के पिताजी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपके लिए तो यह आम बात है, आप तो ऐसे बहुत से लोगों को पहले ही ठीक कर चुके हैं। बाबा जी आप मेरे बेटे को भी ठीक कर दीजिए। फिर बाबा ने कहा, अरे बेटा, किसी भूत या फिर कोई आम डायन का साया होता तो मैं इसे जरूर ठीक कर देता, पर बेटा इस डायन कोर्ट की डायन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसके साये से इसे बचा पाना मेरे बस में नहीं। बाबा की सारी बात सुनने के बाद जब बिरजेश के घर वाले सब वहां से चले गए, पर मैं बाबा के पास ही रुका रहा, और सबके वहां से जाते ही मैं बाबा के पास गया और बोला, बाबा जी क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? फिर बाबा ने कहा, हाँ बिल्कुल बेटा, पूछो क्या पूछना है आपको। फिर मैंने कहा, बाबा जी मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि उस डायन को में जो भी जाता है उसकी मौत हो जाती है, पर बिरजेश वहां से रात में तो बिल्कुल ठीक तक आया और सुबह होते ही उसके साथ यह सब हो गया। मतलब बाबा जी मैं यह कहना चाह रहा हूं कि उस डायन ने बिरजेश को क्यों नहीं मारा, क्योंकि उसने उससे पहले तो कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। फिर मेरी बात खत्म होते ही बाबा ने कहा, क्योंकि बेटा वो डायन इस लड़के के जरिए किसी को अपने पास बुलाना चाहती है। फिर बाबा की बात बीच में ही काटते हुए मैंने कहा, बाबा वो किसको बुलाना चाहती है? फिर बाबा ने कहा, जिसकी वजह से वो डायन कोट बना है। फिर मैंने कहा, पर बाबा वो डायन कोट तो बहुत पुराना है, लगभग 500 या 600 साल पुराना तो होगा ही क्या, जिसकी वजह से वो डायन कोट बना वो अभी भी जिंदा होगा। फिर बाबा ने कहा, ना, पर जिसकी वजह से वो डायन कोट बना है उसका आखिरी वंशज अभी भी जिंदा है, और उसको मारने के बाद ही उस डायन का बदला पूरा होगा, और तभी उस डायन कोट से उस डायन को मुक्ति मिलेगी। बाबा की बातें सुनने के बाद फिर मैंने कहा, पर बाबा बिरजेश की मदद से वो कैसे उस आखिरी वंशज तक पहुंच सकती है, क्योंकि उसने तो बिरजेश को पहले ही पागल कर दिया है, तो बिरजेश कैसे उसकी मदद कर सकता है? फिर मेरी सारी बात सुनने के बाद बाबा ने कहा, वो तो वही जानती हैं कि वो बिरजेश की मदद कैसे लेगी। फिर मैंने कहा, बाबा उस जगह में ऐसा क्या हुआ था कि वो जगह डायन कोट बन गई, और उस आखिरी वंशज के पूर्वजों ने ऐसा क्या करा था उस डायन के साथ जो वो अभी तक आखिरी वंशज को ढूंढ रही हैं? मेरी सारी बात सुनने के बाद फिर बाबा ने कहा, तो सुनो बेटा, यह बात लगभग आज से 500 साल पहले की होगी। रजत अवनीत को डायन कोट की सारी बातें बता ही रहा था, तभी वो दोनों बाइक से अवनीत के घर तक पहुंच जाते हैं, और तभी अवनीत रजत की बात बीच में ही काटते हुए बोलता है, चल भाई अब बस कर अपनी इस डायन कोट की बात, चल अब घर आ गया। फिर रजत ने कहा, अबे भाई पहले पूरी बात तो सुन ले। फिर रजत की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, अरे यार बस कर, मुझे अभी खाना भी बनाना है। फिर रजत ने कहा, चल यार आज मेरे घर खाना खा लियो। फिर अवनीत ने कहा, ना यार कब तक दूसरों के घर में खाऊंगा, इसलिए ही तो मैं शहर से अपने अंकल आंटी के घर से यहां आया हूं। उन्होंने भी मुझे 10 सालों से पाला, पर कब तक मैं उन पर बोझ बना रहता।
पिताजी के खत्म होने के बाद से ही उन्होंने नहीं पाला है, पर अब समय आ गया है कि मैं खुद कुछ करूं। वैसे भी गांव में अपना घर खेत सब है। अवनीत 10 साल से अपने अंकल आंटी के घर में इसलिए रहता था क्योंकि 10 साल पहले उसके पिताजी की मौत हो गई थी और उसकी मम्मी की मौत लगभग 12 साल पहले ही हो गई थी। और उन दोनों की मौत के बाद से ही अवनीत घर में अकेला रह गया था। फिर उसके बाद से ही उसके अंकल उसे अपने साथ शहर लेकर चले गए थे। अवनीत जैसे ही अपने घर जा रहा था, तभी रजत ने अवनीत के पीछे से ही कहा, रुक भाई, आज मैं भी तेरे ही घर पर रुकता हूं, थोड़ी बातें करेंगे दोनों रात भर। फिर अवनीत ने कहा, हाँ ठीक है, पर तू अपने घर में क्या बोलेगा? फिर रजत ने कहा, यही कि मैं आज तेरे घर में ही रुकूंगा। चल अब जल्दी पहले तेरे साथ खाना बनवाता हूं। फिर अवनीत ने कहा, अबे तू बनवाएगा, तुझे आता भी है खाना बनाना। फिर रजत ने कहा, अबे भाई तुझे पता क्या है, अभी मेरे बारे में जब किसी की गांव शादी होती है ना तो सब मुझे ही बुलाते हैं जल्दी से खाना बनाने के लिए। फिर अवनीत ने कहा, अच्छा चल, अब घर के अंदर भी आएगा या बाहर ही खाना बना देगा। इतना बोलकर अवनीत अपने घर का ताला खोलकर अपने घर के अंदर चले जाता है और रजत भी इसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर जाता है और बोलता है, अरे वाह भाई, तूने तो पूरा घर साफ कर दिया है। फिर अवनीत बोलता है, हाँ भाई, कल का पूरा दिन लग गया था मेरा घर साफ करने में। फिर रजत ने कहा, अबे भाई मुझे बुला लेता, मैं तेरे साथ सफाई करा देता। फिर अवनीत ने कहा, पर यार कैसे बुलाता तुझे, मेरे पास तेरा नंबर ही नहीं था। चल अब यह बातें बाद में करेंगे, पहले चल खाना बना लेते हैं। अवनीत के इतना बोलने के बाद दोनों अवनीत के किचन में जाकर खाना बनाने लगते हैं। दोनों खाना बना ही रहे थे, तभी अवनीत ने कहा, अच्छा भाई, वैसे जो तू वो डायन कोट वाली बात बता रहा था, तो तू यह बताने वाला था ना कि वो डायन कोट कैसे बना, और उस डायन के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो हमेशा के लिए वहीं फंस गई। फिर रजत ने कहा, अरे अभी तो तुझे उस डायन कोट की कोई बात नहीं करनी थी, पर अब खुद ही वहां के बारे में पूछ रहा है। फिर अवनीत ने कहा, अरे बताना, अब तो मैं पूछ रहा हूं। फिर रजत ने कहा, तो सुन भाई, जब मैंने बाबा से पूछा कि बाबा वो डायन कोट कैसे बना और वो डायन वहां कैसे फंस गई, तो बाबा ने मुझे बताते हुए कहा, तो सुनो बेटा, यह बात आज से लगभग 500 साल पहले की होगी। तुम्हारे उसी गांव में एक दिव्या नाम की लड़की रहा करती थी और उसकी उम्र उस समय लगभग 21 या 22 साल की ही रही होगी। पर उसकी जो मां थी वो गांव में जादू टोना करा करती थी। वैसे उस समय तो गांव में काफी लोग थे जो जादू टोना करते थे, पर सब चुपकर करा करते थे। वैसे ही उसकी मां भी चुपकर छोटे मोटे जादू टोना करा करती थी। फिर बाबा की बात बीच में ही काटते हुए मैंने कहा, पर बाबा वो सब जादू टोना चुपकर क्यों करते थे? मेरा मतलब है कोई कुछ भी करें किसी को क्या? फिर बाबा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वो बेटा इसलिए क्योंकि वो सब काला जादू करा करते थे और भूतों और डायनों की पूजा करते थे। फिर बाबा को बीच में टोकते हुए मैंने कहा, पर बाबा भूतों और डायनों की पूजा करके किसी को क्या मिलेगा? मेरा मतलब है हम सब भगवान की पूजा करते हैं तो वो हमें सुख समृद्धि देते हैं, मगर भूत डायन जैसे चीज किसी को क्या दे सकती है? फिर बाबा ने कहा, ये जितने भी काले जादू वाले लोग होते हैं ना, वो सब भूत, पिशाच या डायन की ही पूजा करते हैं, क्योंकि काला जादू लोगों का बुरा करने के लिए होता है और भगवान की पूजा से तो बस अच्छा ही होता है, किसी का बुरा नहीं। इसलिए वो सब भूतों इन सब की पूजा करते हैं। वैसे ही एक दिन दिव्या का मां जहां अभी डायन कोट है वही डायन की पूजा कर रही थी, पर तभी यह बात गांव वालों को पता चल गई। फिर उसके बाद गांव के सभी लोग तुरंत वहां पहुंचे और तुरंत दिव्या की मां को पकड़ लिया, जिसके बाद उन सब ने दिव्या के पूरे परिवार को उसी जगह पकड़ कर लाए। फिर उसके बाद जो उस समय गांव के मुखिया थे, यानी उसी आखिरी वंशज के पूर्वज ने उसके पूरे परिवार को वहीं मारकर दफना दिया था। पर दिव्या जो थी वो एक डायन की बेटी थी, मतलब वो डायन के वरदान से पैदा हुई थी, इसलिए वो मरने के बाद एक डायन बन गई। फिर बाबा को बीच में ही रोकते हुए मैंने कहा, पर बाबा वो एक ही जगह में कैसे फंस गई? फिर बाबा ने कहा, दिव्या मरने के बाद जैसे ही डायन बनी, उसने वैसे ही पूरे गांव में मौत का एक खेत सा चला दिया। उसकी मौत के कुछ दिन बाद से ही रोज गांव में वो किसी न किसी की जान जरूर लेती और उसी बीच में उसने मुखिया के पूरे परिवार को भी मार दिया। बाबा के इतना बोलते ही मैंने बाबा को बीच में फिर रोका और कहा, पर बाबा आपने तो कहा था अभी भी उस मुखिया का आखिरी वंशज बचा हुआ है, पर अब कह रहे हैं कि उसने पहले ही मुखिया के पूरे परिवार को मार दिया था, तो वो आखिरी वंशज कौन है जिसको अभी भी वो डायन ढूंढ रही है? फिर बाबा ने कहा, अरे बेटा पहले पूरी बात तो सुन लो। उसने मुखिया के पूरे परिवार को तो मार दिया था, पर उस समय उसका एक बेटा अपने ससुराल गया हुआ था,
जिससे मुखिया का बेटा और उसकी बहू बच गए थे। और जब मुखिया के बेटे को उसके गांव की पूरी खबर मिली, तब मुखिया का बेटा अपने गांव जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में बृजनाथ बाबा मिले। बृजनाथ बाबा का नाम शायद तुमने भी सुना होगा, अगर नहीं सुना तो मैं बता दूं। बृजनाथ बाबा इतने शक्तिशाली थे कि वो सभी देवी देवता से बात करते थे। बृजनाथ बाबा जैसे ही मुखिया के बेटे से मिले तो उन्होंने सारी बातें अपने आप पता चल गई, क्योंकि वो अंतर्यामी थे। और उन्होंने ये भी पता चल गया कि मुखिया का बेटा वहां गया तो उसको भी वो डायन मार देगी। इसलिए बृजनाथ बाबा भी उसके साथ ही चले आए, क्योंकि बस मुखिया के बेटे की ही जान खतरे में नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की जान खतरे में थी। और सभी की जान बचाने के लिए बृजनाथ बाबा तुरंत उसके साथ उस गांव में गए तो उनसे भी वो डायन जल्दी से काबू में नहीं हो रही थी, क्योंकि दिव्या एक डायन की बेटी थी और मरने के बाद वो और भी ज्यादा शक्तिशाली डायन बन चुकी थी और ऊपर से उसे बदला भी लेना था। इसलिए उसे काबू करना बृजनाथ बाबा के लिए भी कठिन हो रहा था। पर किसी तरह से बाबा ने उसे काबू तो कर लिया। पर जहां दिव्या को दफनाया गया था उसकी आसपास जगहों पर बाबा काबू नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से वो जगह डायन कोट बन गई और वो डायन भी वहीं फंस कर रह गई। पर जब उस मुखिया के बेटे का बेटा हुआ तब उस डायन ने किसी का इस्तेमाल करके उसे उस डायन कोट में बुला लिया, जिसके बाद उस डायन ने उसे भी मार दिया। ऐसे करते करते वो मुखिया की हर पीढ़ी में से किसी न किसी को जरूर मार देती हैं और बस मुखिया का वो आखिरी वंशज ही बचा है। पर इस बार जो वो आखिरी वंशज हैं वो महादेव के वरदान से पैदा हुआ था और उसकी पीठ पर एक त्रिशूल का निशान है। इस बार मुखिया का वो आखिरी वंशज उस डायन कोट में जाएगा तो पर इस बार या वो डायन मरेगी या फिर वो आखिरी वंशज। महादेव ने इस बार उसे इसलिए ही धरती पर भेजा है कि वो उस डायन को मार सकें, क्योंकि वो डायन अब तक बहुत सारे लोगों की जान ले चुकी हैं। और ऐसा जब भी धरती में होता है तब भगवान खुद आते हैं या फिर अपने किसी दूत को धरती की रक्षा करने के लिए भेजते हैं। और इस बार इस काम के लिए भगवान ने मुखिया के उस आखिरी वंशज को चुना है। बाबा की सारी बातें सुनने के बाद फिर मैंने कहा, पर बाबा आपको यह सारी बातें कैसे पता चली? फिर बाबा ने कहा, क्योंकि बेटा मैं उन्हीं बृजनाथ बाबा का शिष्य हूं और उन्हीं ने मुझे यह सब बातें बताई हैं। बाबा की बात सुनकर फिर मैंने बड़ी ही हैरानी के साथ कहा, बाबा पर आपने तो कहा था वो बृजनाथ बाबा 500 साल पहले थे, तो आप उनके शिष्य कैसे हो सकते हो? फिर बाबा ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, बेटा क्योंकि बृजनाथ बाबा ने 600 वर्ष की उम्र में अपने शरीर का त्याग करा था और उन्होंने जब उस डायन को काबू करा था तब उनकी उम्र 100 वर्ष से भी ज्यादा थी। और हां, मैं ही उनका आखिरी शिष्य हूं। बाबा की बातें सुनने के बाद मैंने फिर हैरानी के साथ कहा, बाबा पर कोई 600 साल तक कैसे जिंदा रह सकता है? मैंने तो आज तक कभी ऐसा कभी नहीं सुना। फिर बाबा ने कहा, बेटा क्योंकि वो एक महान तपस्वी थे और हमारे हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे तपस्वी हुए हैं जो हजारों साल तक जीवित रहे हैं और बृजनाथ बाबा भी उन्हीं में से एक हैं। रजत ने अवनीत को बाबा की सारी बात बताई जो उसे बाबा ने एक पहले बताई थी। फिर उसके बाद अवनीत की सारी बात सुनी और बड़ी हैरानी के साथ कहा, भाई तू मुझे ले चलेगा उन बाबा के पास? फिर रजत ने कहा, पर क्यों, तू क्या करेंगा वहां जाकर? वैसे भी तुझे इन सब बातों में विश्वास कहां है? रजत के इतना बोलने के बाद अवनीत अपनी जगह से उठता है और पीठ रजत की ओर करके अपनी शर्ट खोलने लगता है। फिर उसके बाद अवनीत जैसे ही अपनी शर्ट पूरी निकालता और जैसे ही रजत उसकी पीठ की तरफ देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर उसके बाद रजत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बड़ी ही हैरानी के साथ बोलता है, भाई इसका मतलब तू ही है, वो मुखिया का आखिरी वंशज यानी वो डायन तुझे ही ढूंढ रही है। फिर अवनीत बोलता है, भाई मुझे भी अभी ही तेरी बात सुनकर पता चला, क्योंकि मेरे पीठ पर यह त्रिशूल निशान पैदाइशी है, यानी मेरी ही वजह से नागिन पागल हो गया है। फिर रजत ने कहा, अबे भाई इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तुझे तो अभी ही पता चला है, तू इस बारे में ज्यादा मत सोच। और हां चल, कल सुबह होते ही हम दोनों उन बाबा के पास चलेंगे, फिर वही बताएंगे कि आगे अब क्या करना है। रजत की बात खत्म होते ही फिर अवनीत ने कहा, पर भाई मेरे पूर्वज की एक गलती की वजह से पूरे गांव के लोग परेशान हैं। गांव के पता नहीं कितने परिवार ने अपने लोगों को खोया है। काश मेरे पूर्वज बस दिव्या की मां को कोई छोटी मोटी सजा दे देते, उसके पूरे परिवार को मारने की क्या जरूरत थी। फिर रजत अवनीत को समझाते हुए बोलता है, भाई तू समझ क्यों नहीं रहा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और वैसे भी अब हम इतिहास तो बदल नहीं सकते, इसलिए भाई इस बारे में अब ज्यादा मत सोच, कल सुबह बाबा से बात करेंगे।
फिर देखते हैं वो क्या बोलते हैं। रजत और अवनीत बात कर ही रहे थे, तभी अवनीत के घर के दरवाजे को कोई बहुत तेज तपतपाने की आवाज आती है। अवनीत आवाज सुनकर बोलता है, अरे इतना कौन होगा इतनी रात को। फिर रजत बोलता है, हाँ यार, तेरा घर तो 10 साल से बंद था, फिर कौन हो सकता है। हाँ, क्या पता, हो सकता है कि कोई तेरा रिश्तेदार हो और उसे पता चला हो कि तू गांव आया हुआ है, तो क्या पता तुझसे मिलने आया हो। फिर अवनीत बोलता है, क्या पता हो सकता है, पर मैं तो अपने किसी रिश्तेदार को तो जानता भी नहीं। दोनों यही सब बातें कर ही रहे थे, तभी अवनीत के घर के बाहर जो भी था वो दरवाजा बहुत जोर जोर तपतपाने लगता है। आवाज तेज होते ही अवनीत अपनी जगह से उठता है और दरवाजे की ओर जाने लगता है, और उसके पीछे पीछे रजत भी जाने लगता है। और जैसे अवनीत ने अपने घर का दरवाजा खोला तो पीछे खड़े रजत की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसने देखा बाहर बिरजेश खड़ा था। उसे देखते ही फिर रजत ने तुरंत कहा, अबे बिरजेश, यहां क्या कर रहा है। फिर उसके बाद बिरजेश ने अवनीत का हाथ पकड़ा और कहा, वो तुम्हें बुला रही हैं, जल्दी चलो। फिर अवनीत ने कहा, कौन बुला रही हैं। फिर बिरजेश ने कहा, वही जो तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बिरजेश की यह बात सुनकर अवनीत और रजत समझ तो गए थे कि बिरजेश किसकी बात कर रहा है, पर फिर भी अवनीत के पीछे से रजत ने कहा, कौन इंतजार कर रही हैं। फिर उसके बाद बिरजेश ने जो कहा उसे सुनकर तो अवनीत और रजत के होश ही उठ गए, क्योंकि बिरजेश ने कहा, दिव्या। जैसे ही दोनों ने बिरजेश के मुंह से इतना सुना, वैसे ही दोनों शौक से हो गए। उसके इतना बोलने के बाद भी अवनीत और रजत कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का जवाब क्या दे, और साथ ही दोनों को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो दोनों क्या करें। दोनों बस मूर्ति बने खड़े ही थे। तभी बिरजेश ने अवनीत का हाथ खींचते हुए कहा, चलो जल्दी, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। बिरजेश के इतना बोलने के बाद रजत ने तुरंत अवनीत के पीछे से ही अवनीत का हाथ बिरजेश से हाथ छुड़ाया और कहा, बिरजेश तू चल, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। फिर बिरजेश ने कहा, नहीं अभी चलो, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और उसने मुझे तुम्हें साथ लाने को कहा है, इसलिए अब चलो जल्दी। बिरजेश के इस बार इतना बोलने पर अवनीत को पता नहीं उस समय क्या होता है कि वो बाहर की ओर जाने लगता है, पर तभी रजत अवनीत को बाहर जाता देख तुरंत उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर खींच लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया है, तू बाहर क्यों जा रहा था जब तुझे पता है दिव्या कौन है फिर भी। फिर अवनीत ने कहा, भाई मुझे पता है तभी तो जा रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बिरजेश की इस हालत का जिम्मेदार मैं भी हूं। और हाँ, बाबा ने तुझे यह भी तो बताया था ना कि वो डायन मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकती। फिर रजत ने कहा, पर भाई उस डायन को कैसे मारना है यह भी तो पता होना चाहिए, और यह बस वो बाबा ही बता सकते हैं, इसलिए भाई आज भर रुक जा बस। ये दोनों यही सब बातें कर ही रहे थे, तभी घर के बाहर से बिरजेश बड़ी जोर जोर से दरवाजा टोकने लगता है, और दरवाजा टोकते हुए ही बाहर से बोलता है, मेरे साथ चलो, नहीं तो वो मुझे मार देगी। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, वो मुझे आज सच में मार देगी। अवनीत जैसे ही बिरजेश के मुंह से इतना सुना तो वो रजत से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, रजत मेरा हाथ छोड़, तूने सुना नहीं क्या, अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो वो डायन बिरजेश को मार देगी। फिर रजत बोलता है, अरे भाई वो डायन कुछ नहीं करेगी, बिरजेश को अगर उसे बिरजेश को मारना ही होता तो वो उसे पहले ही नहीं मार देती, और वैसे भी वो बिरजेश नहीं बोल रहा है, बल्कि उससे वो डायन ये सब बुलवा रही हैं, क्योंकि बिरजेश तो 1 साल से दिव्या के नाम के अलावा कुछ नहीं बोलता था, पर आज अचानक से वो बिल्कुल सही से बात कर रहा है। इसलिए भाई मेरी बात समझने की कोशिश कर, मैं मानता हूं कि तू ही है वो जो इस डायन को मार सकता है, पर बिना ज्ञान के महाशक्ति भी कोई काम की नहीं होती। रजत के इस बार इतना बोलकर अवनीत को अपने साथ उसके कमरे तक ले जाता है, पर बिरजेश अभी भी अवनीत के घर के बाहर से उसके घर का दरवाजा बड़ी जोर जोर से टोक रहा था, और बस यही बोले जा रहा था कि चलो मेरे साथ, नहीं तो वो मुझे आज मार देगी। बस इतनी ही बात वो बार बार बोल रहा था। फिर तभी अवनीत रजत से बोलता है, भाई अब बिरजेश का क्या करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो आज यहां से वापस जाएगा, और कहीं आज ये मेरे घर का दरवाजा ही ना तोड़ दे। फिर रजत बोलता है, अरे तू इस पर कुछ ज्यादा ध्यान मत दे, वो कहीं नहीं तोड़ पाएगा दरवाजा, इसलिए तू चिंता मत कर और सो जा। रजत के इतना बोलने पर अवनीत अपने बिस्तर में जाकर लेट जाता है, और रजत भी उसके बगल में ही आके लेट जाता है। फिर उसके बाद जैसा रजत ने बोला था बिल्कुल वैसे ही बिरजेश थोड़ी देर तक दरवाजा टोकता है, फिर उसके बाद वो भी वहां से चला जाता है।
अवनीत और रजत दोनों बिस्तर पर लेटे हुए तो थे ही, और लेटे लेटे थोड़ी ही देर में दोनों की आंख भी लग गई, और जब उन दोनों की आंख खुली तो सुबह हो गई थी। फिर उसके बाद दोनों उठे और फ्रेश होकर नाश्ता बना ही रहे थे, तभी रजत का फोन बजने लगता है। फोन की आवाज सुनकर रजत अपना फोन अपनी जेब से निकालता है तो फोन की स्क्रीन पर लोकेश लिखा आ रहा था। फिर उसके बाद रजत तुरंत फोन उठाकर अपने कान से जैसे ही लगाया तो दूसरी ओर से लोकेश ने जो बोला उसे सुनकर तो रजत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके कान कहीं कुछ गलत तो नहीं सुन रहे, क्योंकि फोन की दूसरी से लोकेश ने रजत को कहा, भाई जल्दी डायन कोर्ट में आ, क्योंकि कल उस डायन ने ब्रजेश को मार दिया और उसकी लाश अभी भी उसी डायन कोर्ट में पड़ी है। रजत ने जैसे ही ये सुना तो उसके हाथ से फोन अपने आप नीचे गिर गया, पर वो अभी भी मूर्ति बना एक ही जगह पर खड़ा हुआ था। तभी उसके ऐसे खड़े देख अवनीत ने कहा, क्या हुआ भाई, किसका फोन था? पर रजत उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। फिर उसके बाद अवनीत उसके पास गया और उसे अपने हाथ से हिलाते हुए बोला, भाई हुआ क्या है? तू कुछ बोलेगा भी, और किसका फोन था? अवनीत के इस बार हाथ से हिलाने से रजत एकदम होश में आया और बोला, लोकेश का फोन था। फिर अवनीत ने कहा, तो क्या बोल रहा था, वो सब ठीक तो है? पर रजत इस बार भी अवनीत की बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि वो अब अवनीत को कैसे बताए, क्योंकि कल उसने ही कहा था कि वो डायन ब्रजेश को कुछ नहीं करेगी। रजत यही सब सोच ही रहा था। तभी अवनीत एक बार फिर से रजत को अपने हाथ से हिलाते हुए बोलता है, अबे भाई तू कुछ बता क्यों नहीं रहा है? ऐसा क्या बोला लोकेश ने जो तेरे हाथ से फोन ही नीचे गिर गया? फिर रजत ने कहा, भाई वो लोकेश हमें अभी डायन कोर्ट में बुला रहा है। फिर अवनीत ने कहा, पर क्यों, कुछ हुआ है क्या? फिर रजत ने कहा, भाई वहां चल, फिर सब पता चलेगा। फिर अवनीत ने कहा, भाई पहले मुझे बता हुआ क्या है, तभी मैं यहां से जाऊंगा और तुझे भी तभी ही जाने दूंगा। पर रजत अभी भी यही सोच रहा था कि वो आखिर अवनीत को कैसे बताए कि उस डायन ने आज ब्रजेश को ही मार दिया है। पर फिर तभी अवनीत फिर बोलता है, भाई कहीं ब्रजेश को तो कुछ नहीं हो गया, क्योंकि वो कल बोल भी रहा था कि अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो वो डायन उसे मार देगी। फिर रजत ने कहा, हाँ भाई, पर मुझे लगा था कि वो डायन उसे नहीं मारेगी, पर चल अभी वहां देख कर आते हैं, क्योंकि लोकेश बोल रहा था कि ब्रजेश की लाश अभी भी उसी डायन कोर्ट में पड़ी है। फिर अवनीत बोलता है, हाँ चल। फिर उसके बाद तुरंत घर के बाहर जाते हैं और बाहर खड़ी रजत बाइक से तुरंत डायन कोर्ट की तरफ निकल जाते हैं। फिर थोड़ी ही देर में वो दोनों डायन कोर्ट पहुंच भी जाते हैं। वो दोनों वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो वो दोनों देखते हैं कि वहां काफी भीड़ लगी हुई थी। फिर उसके वो दोनों अपनी बाइक से नीचे उतरते हैं और भीड़ को साइड करते हुए दोनों जैसे ही आगे ब्रजेश की लाश के पास पहुंचे तो ब्रजेश की लाश देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ब्रजेश की लाश के आगे शायद उसके ही खून से लिखा हुआ था, खत्म होगा इंतजार, अब होगा बदला पूरा। दोनों ने जैसे ही यह पढ़ा तो दोनों समझ तो गए थे कि यह भी उस डायन ने ही लिखा होगा और अवनीत के लिए ही लिखा होगा। वो दोनों खड़े खड़े वही देख ही रहे थे। तभी लोकेश रजत के पास आया और बोला, भाई उसने ब्रजेश को मार दिया। लोकेश आवाज सुनकर रजत और अवनीत ने लोकेश की तरफ देखा तो लोकेश ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पर उसे ब्रजेश को मारना ही था तो उसने ब्रजेश को 1 साल तक पागल करके छोड़ा क्यों था? लोकेश ने इतना ही बोला था। तभी उसकी नजर अवनीत पर पड़ी तो उसने रजत से कहा, भाई ये तेरे साथ कौन है? फिर रजत ने कहा, अरे यह अवनीत है, बचपन में हमारे साथ ही तो खेलता था, परसों ही 10 साल बाद गांव वापस आया है। फिर लोकेश ने कहा, हाँ याद आया। फिर तभी लोकेश की बात बीच में ही काटते हुए रजत ने कहा, भाई अभी तक ब्रजेश की लाश यहां से हटाई क्यों नहीं? तभी फिर लोकेश ने कहा, पर मुझे अभी तक यह समझ नहीं आ रहा है कि इस बार इस डायन ने ब्रजेश की लाश के आगे यह क्यों लिखा हुआ है कि खत्म होगा इंतजार, अब होगा बदला पूरा। इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं उस डायन को किसी से बदला तो नहीं लेना? लोकेश के इतना बोलने के बाद भी अवनीत और रजत उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि उन्हें तो पता था ही कि उस डायन को किससे बदला लेना है। पर वो दोनों यही सोच रहे थे कि लोकेश को वो सारी बातें बताना सही होगा या नहीं। फिर तभी इन दोनों को ऐसे चुप देख फिर लोकेश ने कहा, क्यों दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है इस डायन कोर्ट में अब तक जितनी भी मौतें हुए हैं उसके पीछे कोई रहस्य छुपा है। अगर उस रहस्य का पता चल जाए तो क्या पता फिर कभी इस डायन कोर्ट में किसी की मौत ना हो। तुम दोनों क्या बोलते हो? जो मुझे लग रहा है वो सही है या नहीं? फिर रजत बोलता है, पता नहीं भाई, कुछ कह नहीं सकते। फिर लोकेश बोलता है,
पर मुझे तो यही लगता है। लोकेश अपनी बात बोल ही रहा था, तभी उसकी बात बीच में ही काटते हुए अवनीत ने कहा, वैसे भाई यहाँ सबसे पहले बिरजेश की लाश किसने देखी थी? क्योंकि अभी तो सुबह के 7 ही बज रहे, और जिसने भी बिरजेश की लाश सबसे पहले देखी होगी वो यहाँ लगभग 2 घंटे पहले तो यहाँ आया ही होगा। यानी सुबह के लगभग 5 बजे पर कोई इतनी सुबह यहाँ आएगा क्यों? क्योंकि सुबह 5 बजे काफी अंधेरा होता है और कोई भी इस रास्ते से अंधेरे में जाने में डरता है। फिर तभी एकदम रजत ने कहा, पर भाई तू इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है कि जो भी यहाँ पहले आया होगा वो 2 ही घंटे पहले आया होगा? वो 1 घंटे पहले भी तो आ सकता है। फिर अवनीत ने समझाते हुए कहा, क्योंकि भाई यह डायन कोट गांव से काफी दूर है, पर यहाँ अभी 7 बजे ही इतनी भीड़ है और इतने सारे लोगों तक ये खबर पहुंचने में कम से कम 1 घंटे से ज्यादा का समय तो लगेगा ही। और हमारे पास भी लोकेश का फोन 6:30 बजे के आसपास ही आया था, तो इसका साफ मतलब यही है कि जो भी यहाँ सबसे पहले आया था वो 5 बजे के पास ही यहाँ आया होगा। फिर अवनीत की सारी बात सुनने के बाद रजत ने कहा, वैसे लोकेश तुझे किसने बताया था कि बिरजेश को डायन ने मार दिया है? फिर लोकेश ने कहा, क्या मतलब? तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि बिरजेश को डायन ने नहीं मारा बल्कि किसी इंसान ने मारा है? फिर अवनीत ने कहा, ना हम वो नहीं कहना चाहते। फिर एकदम से लोकेश ने कहा, तो क्या कहना चाहते हो? तुम दोनों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अवनीत ने कहा, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि अभी तक उसने बिरजेश को नहीं मारा था, पर उसने आज अचानक उसे मार दिया। मतलब यही कि पहले जो उसे बिरजेश से काम था, कहीं अब वही काम करने के लिए उसे कोई दूसरा इंसान तो नहीं मिल गया? फिर लोकेश ने कहा, पर उसे बिरजेश से क्या काम रहा होगा? फिर अवनीत ने कहा, देख उसने बिरजेश की लाश के आगे क्या लिखा है, पर वो डायन यहां से कहीं नहीं जा सकती। यानी उसे, जिसका भी उसे इंतजार है, उसे यहां तक लाने में उसे किसी न किसी की मदद की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। अवनीत की सारी बात सुनने के बाद फिर लोकेश ने कहा, तो इसका मतलब यह भी तो हो सकता है कि जैसे उसने बिरजेश की जान ली, वैसे ही क्या पता वो अब उस इंसान की भी जान ले ले जो उसे अब बिरजेश की जगह मिला है। फिर तभी रजत ने कहा, हाँ भाई हो सकता है, तभी तो हम ये पूछ रहे हैं कि वो कौन था जिसने सबसे पहले बिरजेश की लाश देखी थी। वैसे तूने अभी तक नहीं बताया कि तुझे किसने बताया था कि बिरजेश की लाश यहां पड़ी है? रजत की बात का जवाब देते हुए फिर लोकेश ने कहा, मुझे तो राहुल ने फोन करके बताया कि डायन ने आज बिरजेश को मार दिया है। फिर लोकेश की बात खत्म होते ही तुरंत अवनीत ने कहा, कौन? वही राहुल जिसने बिरजेश से डायन कोट जाने की शर्त लगाई थी, वही राहुल क्या? फिर लोकेश ने कहा, हाँ भाई, पर यह बात तुझे कैसे पता? फिर अवनीत ने कहा, भाई मुझे और भी बहुत कुछ पता है, पर अब भी यह बात करने का समय नहीं है। वैसे अभी राहुल कहाँ है? फिर लोकेश ने कहा, यही कहीं होगा, अभी थोड़ी देर पहले तो देखा था। इन दोनों की सारी बात सुनने के बाद फिर रजत ने कहा, भाई अवनीत, तुझे क्या लगता है कि राहुल ने ही सबसे पहले बिरजेश की लाश देखी होगी या नहीं? फिर अवनीत ने कहा, देख भाई, हो भी सकता है, क्योंकि उसने ही तो बिरजेश से शर्त लगाई थी, पर नहीं भी हो सकता, क्योंकि जैसे लोकेश ने हमें फोन करके बताया, वैसे ही क्या पता उसे भी किसी ने फोन करके बताया हो। चल अब सबसे पहले राहुल को ढूंढते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें बाबा के पास भी तो जाना है। फिर अवनीत को बीच में ही टोकते हुए लोकेश ने कहा, कौन से बाबा के पास और क्यों? फिर रजत ने कहा, वो सब भाई हम तुझे बाद में बताएंगे, चल सबसे पहले राहुल को ढूंढते हैं। फिर लोकेश ने कहा, अरे ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं अभी उससे फोन करके पूछता हूं कि वो कहां है। इतना बोलकर लोकेश राहुल को कॉल लगाने लगता है, पर लोकेश के 2-3 बार कॉल करने पर राहुल फोन नहीं उठाता। फिर लोकेश उन दोनों के पास जाता है और बोलता है, अरे यार, राहुल तो फोन ही नहीं उठा रहा, मैंने 2-3 बार उसे फोन करने की कोशिश करी, पर तभी वो फोन नहीं उठा रहा। मुझे तो लगता है इसने ही सबसे पहले बिरजेश की लाश देखी होगी। लोकेश की बात सुनकर फिर रजत बोलता है, क्या पता भाई, हो सकता है वो इसी भीड़ में कहीं हो और उसे फोन की आवाज सुनाई ना दे रही हो। फिर अवनीत रजत की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ भाई तू सही बोल रहा है, मुझे भी लगता है वो अभी भी इसी भीड़ में कहीं होगा, तो चलो अब सबसे पहले उसे ढूंढते हैं। अवनीत के इस बार इतना बोलने के बाद वो तीनों राहुल को उसी भीड़ में ढूंढने लगाते, पर फिर उसके बाद काफी देर तक जब उन तीनों को राहुल कहीं नहीं दिखता, तो लोकेश बोलता है, अरे यार, मुझे तो लगता है कि राहुल अब घर चला गया होगा, कब से तो उसे ढूंढ रहे हैं पर वो कहीं नहीं दिख रहा। लोकेश ने इतना ही कहा था कि तभी रजत अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है, अरे वो देखो, शायद वो राहुल ही तो है। रजत ने जिस ओर इशारा करा था उस ओर लोकेश और अवनीत ने देखा और लोकेश ने कहा, हाँ शायद वही है, चलो थोड़ा पास चलकर देखते। लोकेश के इतना बोलने के बाद वो तीनों इस ओर जाने लगते हैं,
जिस ओर राहुल जैसे कोई बैठा दिख रहा था। और फिर जैसे ही यह तीनों थोड़ा आगे जाते हैं तभी लोकेश बोलता है, अरे ये राहुल ही है। फिर अवनीत बोलता है, पर यह वहां नीचे जमीन पर बैठकर नीचे क्या लिख रहा है। अवनीत की बात सुनकर रजत और लोकेश भी जब थोड़ा ध्यान से देखते तो उन्हें भी ऐसा लगता है जैसे राहुल वहां नीचे जमीन पर अपनी उंगली से कुछ लिख रहा है या फिर कुछ बना रहा है। फिर तभी रजत बोलता है, पता नहीं भाई, यह वहां क्या कर रहा है, चल उसके पास चलकर देखते हैं। रजत के इतना बोलने के बाद वो तीनों राहुल के पास जाने लगते हैं। वो तीनों राहुल के पास पहुंचे ही थे कि तभी लोकेश ने राहुल को आवाज लगाई और कहा, ओ ये राहुल, तू यहां क्या कर रहा है, हम तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। राहुल ने जैसे ही लोकेश की आवाज सुनी उसने तुरंत जमीन पर जो लिखा था या फिर जो बनाया था उसने तुरंत मिटा दिया और अपना सर उन तीनों की ओर करके कहा, क्या हुआ भाई, तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर अवनीत पर पड़ी तो उसने फिर कहा, भाई यह तुम्हारे साथ कौन है। फिर लोकेश ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अबे भाई तू इसे नहीं पहचाना, यह अवनीत है। 10 साल पहले हमारे साथ ही तो खेलता था और यह 2 दिन पहले ही तो गांव आया है। लोकेश के इतना बोलने के बाद राहुल ने अवनीत की तरफ फिर देखा और कहा, अच्छा यह कहीं रमेश जी का बेटा तो नहीं, जिन्हें इस डायन कोट की डायन ने मार दिया था और फिर उसके बाद से ही यह यहां से चला गया था। राहुल की बात सुनकर अवनीत का चेहरा दुख के मारे नीचे उतर जाता है और तभी रजत अवनीत को ऐसे देख समझ जाता है कि राहुल ने फालतू में उसके पिता की मौत की बात बोल दी। इसीलिए वो सारी बातों को संभालते हुए राहुल से बोलता है, वैसे राहुल तुझे किसने बताया था कि बिरजेश को आज डायन ने मार दिया है। फिर राहुल बोलता है, मुझे कौन बताएगा, मैंने ही तो सबसे पहले बिरजेश की लाश देखी थी। राहुल ने इतना बोलने के तुरंत बाद रजत बोलता है, वैसे राहुल तूने कितने बजे बिरजेश की लाश देखी थी, मेरा मतलब है तू यहां से कितने बजे जा रहा था तब बिरजेश की लाश दिखी। फिर राहुल ने कहा, यही कुछ 7 बजे के आसपास। फिर राहुल की बात बीच में ही काटते हुए लोकेश ने कहा, भाई 6 बजे तो तूने मुझे फोन करके बता दिया था कि बिरजेश को आज डायन ने मार दिया है, पर अब तू बोल रहा है कि 7 बजे यहां आया था। फिर राहुल बोलता है, अरे मुझे याद नहीं है, वैसे भी मैं टाइम देखकर नहीं आया था। और यह सब छोड़, पहले यह बता कि तुम लोग मुझे ढूंढ क्यों रहे थे। फिर लोकेश ने कहा, वो भाई हमें तुझसे यही पूछना था कि बिरजेश की लाश सबसे पहले किसने देखी थी। फिर राहुल बोलता है, पर क्यों भाई, देखने से क्या मैंने थोड़ी ना मारा है उसे। फिर रजत बोलता है, भाई हम यह थोड़ी ना बोल रहे कि तूने उसे मारा है, बस ये जानना चाह रहे थे कि तू इतनी सुबह उस डायन कोट वाले रास्ते से क्यों जा रहा था, क्योंकि भाई 6 बजे तूने लोकेश को फोन करके बता दिया था। इसका मतलब तू जब यहां से जा रहा होगा तब तो अंधेरा ही हो रहा होगा और तू तो सबसे ज्यादा यहां से जाने में डरता है, पर आज ऐसा क्या हो गया था, हो तू अंधेरे में ही यहां से जा रहा था। रजत ने इतना ही कहा था कि राहुल के चेहरे की जैसे हवाइयां ही उठ गई हो। उसको देखकर साफ पता चल रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। रजत के इतना सब बोलने के बाद भी जब राहुल कुछ जवाब नहीं देता तब लोकेश बोलता है, अरे भाई कुछ बोल तो सही, हम तुझसे कुछ पूछ रहे हैं, तू इतनी सुबह यहां करने क्या आया था। लोकेश इतना ही कहा था कि फिर राहुल थोड़ा हकलाते हुए बोलता है, वो मुझे बाजार में कुछ काम था जिसके कारण मैं इस रास्ते से जा रहा था। फिर एकदम से रजत बोलता है, बाजार में क्या काम था तुझे, इतनी सुबह तो बाजार खुलता भी नहीं। फिर राहुल ने कहा, था मुझे कुछ जरूरी काम, मैं अपनी हर चीज तो तुम्हें बता नहीं सकता ना। इतना बोलकर राहुल वहां से जाने लगता है और रजत उसे पीछे से रोकने ही वाला था कि तभी अवनीत ने रजत का हाथ पकड़ा और कहा, जाने दे भाई उसे। फिर रजत बोलता है, पर भाई। फिर अवनीत ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, भाई जब हम इसके पास आए थे तब तुझे देखा था कि वो क्या लिख रहा है। फिर रजत ने कहा, ना भाई। फिर अवनीत लोकेश की तरफ देखता है तो लोकेश बोलता है, ना भाई मैंने भी नहीं देखा। फिर उन दोनों के चुप होते ही अवनीत बोलता, पर मैंने देखा था कि वो क्या लिख रहा था। फिर एकदम से रजत बोलता है, क्या लिख रहा था भाई वो। फिर अवनीत ने जो बताया उसे सुनकर तो लोकेश और रजत के रोंगटे ही खड़े हो गए, क्योंकि फिर अवनीत ने बताते हुए कहा, अरे उसने दिव्या लिखा हुआ था, मतलब समझे कुछ। फिर रजत बोलता है, इसका मतलब अब राहुल के ऊपर साया डायन का तो नहीं। फिर अवनीत बोलता है, इसका बिल्कुल यही मतलब है। फिर इन दोनों को बीच में ही टोकते लोकेश बोलता है, पर भाई जब बिरजेश के ऊपर साया डायन का आया था तब बिरजेश तो बिल्कुल पागल सा हो गया था, पर राहुल तो देखने में बिल्कुल सही सा लग रहा था। क्या पता, हो सकता है वो ऐसी ही दिव्या का नाम लिख रहा हो या फिर कोई और लड़की हो जिसका नाम भी दिव्या हो। लोकेश की सारी बात सुनने के बाद फिर अवनीत ने कहा, भाई अगर ऐसा होता
तो वो बताता नहीं क्या कि वो इतनी सुबह यहां से क्यों जा रहा था। फिर लोकेश बोलता है, पर भाई वो डायन यह सब क्यों कर रही हैं? फिर अवनीत ने कहा, वो सब भाई हम तुझे बाद में बताएंगे। इतना बोलकर अवनीत रजत की तरफ देखता है और बोलता है, चल भाई जल्दी हम उन बाबा के पास चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अब राहुल की जान भी खतरे में है। तभी लोकेश अवनीत की बात बीच में ही काटते हुए बोलता है, कौन से बाबा के पास और क्या करने? फिर रजत बोलता है, भाई तुझे कहा ना कि वो सब हम तुझे बाद में बताएंगे। इतना बोलकर रजत और अवनीत वहां जाने लगते हैं और जैसे ही वो दोनों अपनी बाइक के पास पहुंचते हैं तभी रजत अवनीत से बोलता है, चल भाई तू पीछे बैठ, बाइक में चलाता हूं। रजत के इतना बोलने के बाद अवनीत उसे अपनी जेब से चाबी निकाल कर देता है और उसके पीछे बैठ जाता है। ये दोनों अभी कुछ ही आगे गए थे। तभी रजत बोलता है, भाई मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आई। रजत की बात सुनकर फिर अवनीत बोलता है, कौन सी बात? फिर रजत बोलता है, यही भाई कि उस डायन ने तो बिरजेश को पागल कर दिया था, पर राहुल तो बिल्कुल सही है। कहीं उस डायन ने किसी और को तो नहीं तुझे वहां लाने के लिए चुना है और हम फालतू में राहुल पे शक कर रहे हैं। फिर अवनीत बोलता है, ना भाई मुझे पूरा विश्वास है कि उस डायन ने अब राहुल को ही मुझे लाने को चुना है, क्योंकि भाई इतनी सुबह अंधेरे में उसे बाजार में क्या काम हो सकता है? अब तू ही बता। और हां, हम जैसे ही उसके पास गए तो उसने तुरंत दिव्या का नाम मिटा क्यों दिया? और उसे क्या काम था? बाजार में उसने यह भी बताने से मना कर दिया। फिर रजत अवनीत की बात बीच में ही काटते हुए बोलता है, भाई उस डायन ने राहुल को इस बार कुछ क्यों नहीं करा? मेरा मतलब है उसे भी तो कुछ होना चाहिए था, पर वो तो बिल्कुल सही है। फिर अवनीत उसे समझाते हुए बोलता है, क्योंकि भाई मुझे लगता है उस डायन ने बिरजेश को पागल कर तो देख ही लिया था, पर वो उसके कोई काम नहीं आया, इसलिए इस बार वो कुछ अलग ही करना चाह रही है ताकि मैं जल्द से जल्द वहां जाऊं। दोनों यही सब बातें कर ही रहे थे, तभी दोनों बाबा की कुटिया तक पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों बाबा की उस कुटिया के अंदर जाते हैं, पर वो दोनों देखते हैं बाबा तो दूसरी ओर मुंह करें पूजा कर रहे थे। पर दोनों जैसे ही कुटिया के अंदर जाते तो बाबा बिना पीछे मुड़े और बोलते हैं, अरे तुम आ गए बेटा। इतना बोलकर बाबा अपने पीछे मुड़ते और अपनी आंखें खोलकर देखते तो उनके सामने रजत और अवनीत खड़े थे। रजत को देखकर बाबा उसे तुरंत पहचान जाते हैं और बोलते हैं, अरे बेटा तुम। फिर उसके बाद वो दोनों बाबा के पास जाते हैं और उनके चरणों में झुककर नमस्कार करते और फिर रजत बोलता है, बाबा आप किसी का इंतजार कर रहे थे क्या? फिर बाबा बोलते हैं, हां बेटा, वो मैं अपने शिष्य का इंतजार कर रहा हूं। मैंने उसने डायन कोट भेजा था किसी काम से। बाबा की बात सुनकर फिर रजत बोलता है, किस काम से बाबा? फिर बाबा ने कहा, वो मैंने अपने शिष्य को डायन कोट की थोड़ी मिट्टी लाने को भेजा है। फिर रजत ने कहा, पर क्यों बाबा, वहां की मिट्टी से आप क्या करेंगे? फिर बाबा ने कहा, वो इसलिए क्योंकि बेटा मुझे लगता है अब समय आ गया है उस डायन और महादेव के दूत के युद्ध का, और वहां की मिट्टी से हमें उस डायन की कमियों का पता चल जाएगा। बाबा की सारी बात सुनकर फिर रजत ने कहा, वैसे बाबा हमें आपको कुछ बताना है। फिर बाबा ने कहा, कहो बेटा, तुम क्या बताना चाह रहे हो? फिर रजत ने अवनीत की तरफ देखा और बोला, भाई। रजत के इतना बोलते ही अवनीत अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी शर्ट निकालने लगता है और अपनी पूरी शर्ट निकालकर अवनीत जैसे ही पीछे घूमता है और जैसे ही बाबा उसकी पीठ पर त्रिशूल का निशान देखते ही वो बोलते, ओम नमः शिवाय, क्योंकि वो तुरंत समझ जाते हैं कि अवनीत ही महादेव का भेजा हुआ दूत है जो उस डायन को मारेगा। फिर उसके बाद अवनीत अपनी जगह पर फिर बैठ जाता है और फिर बाबा बोलते हैं, बेटा यह निशान तुम्हारी पीठ पर कब से हैं? फिर अवनीत बोलता है, बाबा जी यह निशान तो मेरी पीठ पर पैदाइशी है। फिर बाबा बोलते हैं, बेटा अभी तुम्हें पता नहीं है तुम कौन हो। तुम्हारे अंदर महादेव की शक्ति का एक अंश है और तुम्हारा जन्म एक बहुत जरूरी कार्य की पूर्ति के लिए हुआ है। अवनीत अपने दोनों हाथ जोड़े बाबा की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। तभी बाबा अपनी बात जारी रखते हुए बोलते हैं, बेटा हर 100 सालों में भगवान अपने 7 दूतों को धरती पर धर्म की रक्षा के लिए भेजते हैं, जिनमें भगवान की शक्ति का एक अंश होता और उन्हें अपनी उन्हीं शक्ति का प्रयोग कर धर्म की और इस धरती में रह रहे हर जीवों की रक्षा करनी पड़ती है। और इस बार तुम उन 7 दूतों में से एक हो और हर बार हर दूत का कार्य भी अलग अलग होता है। जैसे कि तुम्हें इस बार उस डायन को मारने का कार्य सौंपा गया है ताकि तुम उस डायन को मारकर इस धरती को उस डायन के अत्याचार से बचा सको। जैसे तुम यहाँ इस डायन को मारोगे, बिल्कुल वैसे ही जो तुम्हारे साथ के बाकी भगवान के दूत हैं
वो भी कहीं ना कहीं अपना कार्य कर रहे होंगे। और एक बात, हाँ, अब तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उस डायन को भी अब पता चल चुका होगा कि तुम यहाँ आ चुके हो। इसलिए वो अब तुम्हें वहां बुलाने के लिए काफी सारे जनों की मदद ले सकती है, क्योंकि वो डायन तुम्हें मारने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रही होगी। इसीलिए तुम ऐसी कोई सी भी गलती मत करना जिससे उस डायन को कोई भी फायदा हो, क्योंकि गलती से भी उस डायन ने तुम्हें मार दिया तो फिर उस डायन की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बाबा की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनने के बाद फिर अवनीत ने कहा, पर बाबा, मैं अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करूं? मेरा मतलब है, मुझे आज तक अपने अंदर ऐसी कोई सी भी शक्ति का कोई अनुभव नहीं हुआ। मैं तो इतने सालों से बिल्कुल एक आम इंसानों की तरह ही जीवन जी रहा हूं। अवनीत की बात सुनकर बाबा फिर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ऐसा नहीं है बेटा कि वो शक्तियां तुम्हारे साथ एक पल के लिए भी ना रही हो। वो सारी शक्तियां तुम्हारे पैदा होने के बाद से तुम्हारे साथ ही रही हैं और तुम्हारी हमेशा से मदद करती आई हैं। तुम एक आम इंसान जीव नहीं जी रहे थे, क्योंकि जिसके साथ भी यह सारी शक्तियां हो वो कभी एक आम इंसान तो नहीं हो सकता। तभी बाबा की बात बीच में ही काटते हुए रजत बोलता है, बाबा, अभी आपने कहा कि अवनीत की तरह 6 और दूत हैं जिन्हें भगवान ने इस धरती की रक्षा के लिए भेजा, और सबका काम भी अलग अलग है। तो बाबा, यह कैसे पता चलेगा कि अवनीत को ही उस डायन को मारने का काम सौंपा गया है? मेरा मतलब है, जो बाकी के 6 दूत हैं, क्या पता उनमें से किसी को डायन को मारने का काम सौंपा गया हो? रजत की बात सुनकर फिर बाबा बोलते हैं, मुझे पता है बेटा, तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो, और मुझे लगा भी था तुम ये सवाल जरूर करोगे, क्योंकि तुम्हें डर है कहीं तुम्हारे दोस्त को कुछ हो ना जाए। पर बेटा, तुम मेरी एक बात और भूल रहे हो कि तुम्हारा यह दोस्त एक आम इंसान नहीं, बल्कि यह महादेव के आशीर्वाद के साथ पैदा हुआ है, जिसकी पीठ पर त्रिशूल का निशान है, और यह त्रिशूल का निशान महादेव की निशानी है। और मेरे गुरु बृजनाथ बाबा ने अपना जीवन त्यागते समय मुझे बताया था कि इस बार के 7 रक्षकों में महादेव भी अपने दूत को उस डायन कोट की डायन से इस धरती को मुक्ति दिलाने के लिए भेजेंगे। और हाँ, उन्होंने यह भी बताया था कि जिस दूत को महादेव भेजेंगे उसकी पीठ पर एक त्रिशूल का निशान होगा। जैसे हर दूत का कार्य अलग अलग होता है, बिल्कुल वैसे ही हर दूत के शरीर में निशान भी अलग अलग होते हैं, और शरीर के अलग अलग अंग में होते हैं, जैसे किसी के पैर में या किसी के हाथ में। और जैसे इनकी पीठ पर त्रिशूल का निशान है, वैसे ही दूसरे दूत के शरीर में कोई दूसरा निशान होगा और शरीर के कोई दूसरे अंग में होगा। हर बार हर अलग अलग देवता अपने दूत को धरती की रक्षा के लिए भेजते हैं, और उस दूत के शरीर में उन्हीं देवता का निशान होता है। बाबा की सारी बातें सुनने के बाद फिर अवनीत बोलता है, पर बाबा जी, मैं उस डायन को कैसे मरूंगा? फिर बाबा बोलते हैं, उस डायन को मारने से पहले बेटा तुम्हें अपनी शक्तियां जागृत करनी होगी। फिर अवनीत बोलता है, पर बाबा जी, मैं अपनी शक्तियां जागृत कैसे करूं? फिर बाबा बोलते हैं, इस आने वाले सोमवार को पूर्णिमा है, और यह दिन तुम्हारी शक्तियों को जागृत करने के लिए बहुत अच्छा है। उस दिन तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर स्नान करने के बाद शूलपाणी शिवलिंग में गंगा जल चढ़ाना होगा, जिससे तुम्हारी पीठ पर जो त्रिशूल का निशान है वो काले रंग से नीले रंग का हो जाएगा। और यही वो संकेत हैं जिससे पता चल जाएगा कि तुम्हारी शक्तियां जागृत हुई हैं या नहीं। बाबा की बातें सुनने के बाद अवनीत कुछ सोच में पड़ जाता है। फिर बाबा अवनीत को ऐसे सोच में पड़े देख फिर बोलते हैं, तुम्हें कुछ पूछना है तो बेटा पूछ सकते हो। फिर अवनीत बोलता है, बाबा जी, ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है और यह शूलपाणी शिवलिंग कहां? अवनीत की बात सुनकर फिर बोलते हैं, रात्रि के अंतिम प्रहर के ठीक बाद और सूर्योदय से ठीक पहले, यानी सुबह के 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त को पूजा के लिए विशेष महत्व दिया है। और शूलपाणी शिवलिंग हमारे आश्रम के पीछे जो मंदिर है, उसी मंदिर में बृजनाथ बाबा ने शूलपाणी शिवलिंग की स्थापना करी थी। बाबा अवनीत को शूलपाणी शिवलिंग की बातें बता ही रहे थे, तभी वहां बाबा जी का शिष्य डायन कोट की मिट्टी लेकर आ जाता है, और वहां आते ही वो बोलता है, गुरुजी, अपने मुझे जो कार्य सौंपा तो वो मैंने पूरा कर लिया है। पर इतना बोलकर बाबा का शिष्य चुप हो जाता है। फिर उसे ऐसे चुप देख बाबा बोलते हैं, पर क्या अशोक? फिर बाबा का शिष्य यानी अशोक बोलता है, गुरुजी, डायन ने आज उस लड़के को मार दिया जिस लड़के के ऊपर पर साया डायन का था, जिसे उस डायन ने महादेव के दूत को वहां ले जाने के लिए चुना था। पर गुरुजी, मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि अगर उस डायन को उस लड़के की मदद चाहिए थी तो उस डायन ने उसे मारा क्यों? अशोक की बात सुनकर बाबा फिर अवनीत और रजत की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बेटा, कल तुम्हें कोई लड़का कहीं ले जाने के लिए तो नहीं आया था? इतना बोलकर बाबा फिर रजत की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बेटा,
तुम्हारा वही दोस्त जो 1 साल पहले डायन कोर्ट चला गया था, वो कहीं कल तुम लोगों के पास तो नहीं आया था? फिर अवनीत बोलता है, बाबा जी, हम आपको अभी यह बताने ही वाले थे कि कल रात बिरजेश मेरे घर आया था और वो ये बोल भी रहा था कि अगर मैं उसके साथ नहीं गया तो वो डायन उसे मार देगी। पर उस समय तक रजत ने मुझे वहां की सारी बातें बता दी थी, इसलिए हमें लगा कि अगर उस डायन को बिरजेश को मारना ही था तो पहले ही मार देती, पर हमें क्या पता था कि इस बार वो डायन उसे सच में मार देगी। इन दोनों की बात खत्म होते ही फिर अशोक बोलता है, पर गुरुजी, वो लड़का इन दोनों को बुलाने क्यों गया था और अब वो डायन महादेव के दूत को वहां कैसे बुलाएगी? अशोक की बात सुनकर फिर बाबा जी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, इन दोनों को नहीं, बल्कि बस यह जो तुम्हारे सामने बैठे हैं इन्हें ही बुलाने गया था, क्योंकि अशोक यही महादेव के भेजे हुए दूत हैं। अशोक अवनीत का, जैसे यह सच जानता है कि अवनीत ही महादेव का भेजा हुआ दूत है, तो तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़कर अवनीत को नमस्कार करता है। फिर उसके बाद बाबा अपनी बात जारी रखते हुए बोलते हैं, अशोक, ये बात भी साफ है कि उस डायन ने बिरजेश को क्यों मारा, क्योंकि उसे लगा कि बिरजेश उसकी कोई मदद के लायक नहीं है, और यह दिखाने के लिए भी कि अगर महादेव का दूत वहां नहीं गया तो वो ऐसे ही सबकी जान लेते रहेगी। और उस डायन ने बिरजेश को मारने से पहले बिरजेश के जरिए किसी और को डायन कोर्ट तक बुलवाया होगा और फिर उसे महादेव के दूत को डायन कोर्ट तक ले जाने का काम सौंपा होगा। इतना बोलकर बाबा फिर अवनीत की तरफ देखते और बोलते हैं, पर बेटा, तुम्हें अब बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब जो तुम्हें डायन कोर्ट ले जाने आएगा वो तुम्हें बुलाएगा नहीं, बल्कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। इसलिए बेटा, जब तक तुम्हारी शक्तियां जागृत नहीं हो जाती तब तक तुम बस सावधान ही रहना। फिर बाबा की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत बोलता है, पर बाबा जी, आज तो मंगलवार है, यानी अभी 6 दिन है, सोमवार की पूर्णिमा को, तब तक तो वो डायन काफी लोगों की जान ले लेगी, और अभी अब ने ही कहा था कि वो सारी शक्तियां हमेशा से मेरे साथ ही रहती हैं और मेरी मदद करती हैं, तो मुझे उस डायन से डरने की क्या जरूरत है? फिर बाबा बोलते हैं, क्योंकि बेटा, वो डायन भी बहुत शक्तिशाली है। इतना बोलकर बाबा रजत की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, बेटा, तुम भी सावधान रहना और जितना हो सके अपने दोस्त के साथ ही रहना। फिर इतना बोलकर बाबा अशोक से डायन कोट की मिट्टी लेते हैं, जो वो एक थैली में भरकर लाया था। फिर उसके बाद बाबा बोलते हैं, अच्छा तो बेटा, मैं अब भैरव पूजा करने जा रहा हूं, जिससे हमें उस डायन की कमियों का पता चल जाएगा। बाबा के इतना बोलने के बाद अवनीत और रजत बाबा के पैर छूकर वहां से चले जाते हैं। फिर उसके बाद पूरा दिन इधर उधर घूमने के बाद शाम को लगभग 8 बजे जब अवनीत और रजत जैसे ही अवनीत के घर के पास पहुंचते हैं, तभी रजत के फोन में किसी का कॉल आने लगता है। फिर रजत फोन में बात करने के बाद अवनीत से बोलता है, अरे यार अवनीत, मेरे बापूजी का फोन था, मैं अभी घर से थोड़ी देर में शकल दिखा कर आता हूं, क्योंकि यार कल सुबह से मैं घर नहीं गया हूं, तू घर के अंदर जा, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। फिर अवनीत बोलता है, अरे कोई बात नहीं भाई। अवनीत के इतना बोलने के बाद अवनीत बाइक से नीचे उतरता है और रजत बाइक से अपने घर की ओर जाने लगता है। फिर उसके बाद अवनीत अपने घर के अंदर जाता है और सोचता है, जब तक रजत अपने घर से वापस आता है तब तक मैं खाना वाना बना लेता हूं। इतना बोलकर अवनीत अपने किचन में जाकर खाना बनाने लगता था। अभी अवनीत को खाना बनाते हुए कुछ समय हुआ था, तभी अवनीत के घर के दरवाजे को कोई बाहर से बड़ी जोर जोर से खटखटाने लगता है। खटखटाने की आवाज सुनकर फिर अवनीत बोलता है, ये पक्का रजत ही होगा। इतना बोलकर अवनीत दरवाजा खोलने के लिए जाने लगता है, पर अवनीत जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तक कोई उसके घर का दरवाजा बड़ी जोर जोर से खटखटा रहा था। पर उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। अवनीत घर से बाहर निकलकर इधर उधर देख रहा था, पर उसे बाहर कोई नहीं दिखा और ऊपर से बाहर बड़ी जोर जोर से हवाएं चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा भयानक सा तूफान आने वाला है। तभी अवनीत बोलता है, बाहर तो कोई दिख नहीं रहा तो दरवाजा कौन खटखटा रहा था, और ऊपर से इतनी जल्दी यह तूफान कैसे चलने लगा, ऐसे में रजत कैसे आएगा। इतना बोलकर अवनीत अपने घर के अंदर की ओर जाने लगता है, पर अभी वो 2-3 कदम ही अपने घर की ओर चला था कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आई जो यह बोल रही थी, अवनीत, अवनीत मदद कर मेरी, यह मुझे मार देंगे। आवाज सुनकर अवनीत तुरंत पीछे मुड़ा, पर पीछे कुछ साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस समय तक बाहर काफी अंधेरा भी हो गया था और ऊपर से तेज हवाएं चलने की वजह से पूरे में धूल धूल हो रखी थी। इस वजह से भी कुछ साफ साफ नहीं दिखा रहा था।
पर सुनते ही अवनीत उस आवाज को भी पहचान गया था कि वो किसकी आवाज है। इसलिए अवनीत आवाज लगाते हुए बोलता है, रजत कहाँ है तू? अवनीत के इतना बोलने के तुरंत बाद फिर से रजत की आवाज आती है, पर इस बार उसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दर्द से तड़प रहा हो और वो ये बोल रहा था, भाई अवनीत बचा ले मुझे। अवनीत भी आवाज सुनकर तुरंत समझ जाता है कि रजत बहुत ज्यादा दर्द में है, इसलिए वो इधर उधर भाग भाग कर रजत को आवाज लगाते हुए ढूंढने लगता है। अवनीत इधर उधर पुरे में भाग भाग कर रजत को ढूंढ रहा था, पर उसे रजत कहीं नहीं मिल रहा था और जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे रजत की आवाज का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। अवनीत भी अब भाग भाग के काफी थक गया था, पर वो रुक नहीं रहा था क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त दर्द से तड़प रहा था, पर वो उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। ऊपर से अवनीत को अब कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उस तूफान में यह भी समझ नहीं आ रहा था कि रजत की आवाज आखिर आ कहां से रही है। तभी अवनीत फिर से जोर से बोलता है, भाई तू कहां है? अवनीत के इतना बोलने के बाद फिर रजत की आवाज आती है, भाई मैं यही हूं, मुझे बचा ले भाई, बहुत दर्द हो रहा है, ये मुझे मार देंगे। रजत की ऐसी आवाज सुनकर अवनीत का भी दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था, पर तभी अचानक से तूफान के साथ साथ बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश शुरू होते ही अवनीत एक जगह रुककर इधर उधर देखने लगता है और तभी उस बारिश के साथ साथ अवनीत की आंखों से भी आंसुओं की एक बारिश शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसका दोस्त भी कहीं ना कहीं उसकी ही वजह से मुसीबत में फंसा है और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। और वो यह भी सोच रहा था कि उसे बाबा ने कहा भी था कि रजत के साथ ही रहना, क्योंकि उसके ऊपर भी मुसीबत आ सकती है। अवनीत वहां खड़े खड़े यही सब सोच ही रहा था और यही बोल रहा था, हे भगवान मदद करो हमारी, मैं क्या करूं। अवनीत ने इतना ही कहा था। तभी अवनीत के फोन पर किसी का कॉल आने लगता है। फोन की आवाज सुनकर अवनीत तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और फोन की स्क्रीन पर उसने देखा कि रजत लिखा हुआ था। उसने ये देखकर तुरंत फोन उठाया और बोला, भाई कहां है और तू ठीक है ना? पर दूसरी ओर से रजत ने जो कहा उसे सुनकर तो अवनीत के होश ही उड़ गए, क्योंकि फोन की दूसरी ओर से रजत ने कहा, अबे भाई तू कहां है? मैं कब से तेरे घर में तेरा इंतजार कर रहा हूं, और मुझे क्या होगा? अवनीत ने जैसे ही इतना सुना वो तुरंत वहीं रुककर यह सोचने लगा, अगर रजत मेरे घर में है तो अभी इतनी देर से रजत की आवाज में मुझे आवाज कौन लगा रहा था? यह इतनी देर से हो क्या रहा है मेरे साथ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अवनीत वहां खड़े खड़े यही सब सोच ही रहा था कि तभी फोन की दूसरी ओर से फिर रजत ने कहा, भाई तू ठीक तो है ना? वैसे तू है कहां? फिर अवनीत ने जवाब देते हुए कहा, यार मैं ठीक हूं, तू वहीं रुक, मैं अभी आया। इतना बोलकर अवनीत फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर उसके बाद अवनीत के फोन वापस से अपनी जेब में रखते ही फिर से वही आवाज आने लगती है जो रजत जैसी लग रही थी, पर इस बार वो आवाज यह बोल रही थी, अरे भाई तू वहां क्यों रुक गया? थोड़ा और आगे आ यार, मैं आगे ही हूं भाई, बहुत दर्द हो रहा है यार, यह मार देंगे मुझे भाई, मुझे बचा ले। इस बार उस आवाज के इतना बोलने के बाद भी अवनीत वही तेज बारिश तूफान में एक ही जगह खड़े खड़े बस यही सोच रहा था कि वो करें तो क्या करें कि तभी एक बार फिर रजत जैसी आवाज ने कहा, भाई बचा ले मुझे, मैं तेरा दोस्त हूं यार, बहुत दर्द हो रहा है भाई, थोड़ा और आ गया। पर इस बार भी उस आवाज के इतना बोलने के बाद भी अवनीत अपनी ही जगह खड़ा रहा, क्योंकि अवनीत शायद समझ रहा था कि उसके साथ यह इतनी देर से जो कुछ भी हो रहा है यह कोई छलावा ही है। इसलिए अवनीत इस बार अपने घर की ओर वापस मुड़ जाता है और घर की ओर जाने लगता है। उसके पीछे मुड़ते ही वो रजत जैसी आवाज भी अचानक से आना पूरी तरह से बंद हो जाती है। पर अभी अवनीत अपने घर की ओर 2-3 कदम ही चला था कि तभी अवनीत के पीछे से किसी ने अवनीत के सर पर कुछ बड़ी जोर से मारा। वो चीज अवनीत के सर पर लगते ही अवनीत अपने सर पर हाथ लगाया और धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा। वो जैसे जैसे पीछे मुड़ रहा था वैसे वैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था, पर उसने उतनी ही देर में अपनी उन बंद होती हुई आंखों से उसका चेहरा तो देख ही लिया था जिसने उसे पीछे से डंडा मारा था। पर अवनीत उस समय कुछ कर पाता उससे पहले ही उसकी आंखों के आगे पूरी तरह से अंधेरा सा छा गया और वो वहीं बेहोश होकर नीचे गिर गया। वहीं दूसरी ओर रजत अवनीत के घर में बैठे बैठे काफी देर उसका इंतजार कर रहा था। रात भी काफी हो गई थी, इसलिए रजत को अवनीत की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि बाबा ने उन दोनों को सावधान रहने के लिए कहा था और उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक अवनीत की शक्तियां जागृत नहीं हो जाती तब तक अवनीत की जान को बहुत ज्यादा खतरा है
और साथ ही साथ रजत यह भी सोच रहा था कि अवनीत उससे यह क्यों पूछ रहा था कि मैं ठीक तो हूं ना, कहीं उसके साथ कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि काफी समय हो गया है। उसे फोन करे, अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। यही सब सोचकर रजत ने अवनीत को फिर से फोन लगाने लगता है, पर फोन की रिंग तो पूरी जा रही थी, पर अवनीत फोन उठा नहीं रहा था। वैसे भी अवनीत फोन उठाता भी कैसे, क्योंकि अवनीत तो बेहोश पड़ा था, और इसी बात से अनजान रजत अवनीत को बार बार फोन करें जा रहा था। फिर उसके बाद जब 4-5 बार फोन करने के बाद भी जब अवनीत का कोई जवाब नहीं आया, तो रजत अवनीत के घर से बाहर निकलकर अवनीत को आवाज लगाने लगता है। पर बाहर तेज बारिश, तूफान और ऊपर से अंधेरा, उसकी वजह से रजत को बाहर कुछ साफ दिख नहीं रहा था। फिर भी रजत उसी तेज बारिश और तूफान में आवाज लगाता हुआ अवनीत को ढूंढने लगता है। रजत इधर उधर भाग भाग कर अवनीत को आवाज लगा रहा था, अवनीत कहाँ है तू भाई, अवनीत कहाँ है तू। पर रजत के बार बार आवाज लगाने पर भी उसे अवनीत का कोई जवाब नहीं आता। जैसे जैसे रजत उसे ढूंढते हुए भाग रहा था, वैसे वैसे उसके अंदर का डर भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उन दोनों को बाबा ने बहुत ज्यादा सावधान रहने को कहा था। और वो साथ ही साथ यह भी सोच रहा था कि काश मैं अपने घर गया ही नहीं होता, पता नहीं अवनीत अभी ठीक होगा या नहीं, यह भी नहीं पता, क्योंकि बाबा ने यह भी कहा था कि अभी अवनीत एक आम इंसान जैसा ही है और उसकी जान को भी बहुत ज्यादा खतरा है, क्योंकि उसे अभी अपनी शक्तियों के बारे में कुछ याद नहीं है। उसे यह तो पता है कि वही महादेव का भेजा हुआ दूत है, पर वो इस पूर्णिमा से पहले अपनी शक्तियों को नहीं पा सकता। यही सब बातें रजत के दिमाग में चल रही थी। और वहीं दूसरी ओर बाबा सुबह से भैरव पूजा के ध्यान में थे, और उनके पास में उनका शिष्य अशोक बैठा हुआ बाबा की तरफ ही देख रहा कि तभी बाबा ने एकदम से आंखें खोली और कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। बाबा के इतना बोलने के तुरंत बाद अशोक बड़ी ही हैरानी के साथ बोलता है, क्या हुआ गुरुजी, क्या नहीं हो सकता। फिर उसके बाद बाबा ने अशोक की तरफ देखते और अपनी झोली से कुछ निकालकर अशोक को देते हुए कहते हैं, अशोक यह लो भैरव सुरक्षा कवच, इसमें से एक तुम अभी अपने गले में डाल लो और तुम तुरंत डायन कोर्ट के लिए निकल जाओ। फिर अशोक बोलता है, गुरुजी हुआ क्या है, अब तो गुरुजी काफी रात हो गई है और इस समय वो डायन। फिर बाबा ने कहा, अशोक देर मत करो, अवनीत की जान खतरे में है। बाबा के इतना बोलने के बाद अशोक बोलता है, जो आज्ञा गुरुजी। इतना बोलकर अशोक जैसे ही जाने को हुआ कि तभी वहां भागता हुआ रजत आ जाता है। वहां पहुंचते ही रजत सीधा बाबा के पैरों में गिर के रोने लगता है और बोलता है, बाबा अवनीत पता नहीं कहां चला गया है, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। रजत की बात सुनकर बाबा रजत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलते हैं, बेटा तुम परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं अभी अशोक को अवनीत के पास ही भेज रहा था। इतना बोलकर बाबा फिर अशोक की तरफ देखते और बोलते हैं, अशोक जाने से पहले आश्रम के पीछे जो भैरव मंदिर है, वहां से तुम अपने साथ भैरव बाबा का खप्पर ले लेना। बाबा की बात सुनकर फिर अशोक बोलता है, जो आज्ञा गुरुजी। इतना बोल अशोक वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर अवनीत तेज बारिश तूफान में बेहोश जमीन पर पड़ा हुआ था कि तभी उसके कान में एक आवाज आई, जिससे उसकी बेहोशी से हल्की हल्की आंख खुली तो उसके सामने 21 या 22 साल का लड़का खड़ा हुआ था। अवनीत को उस लड़के का चेहरा तो अंधेरे की वजह से सही से दिख नहीं रहा था, पर उस लड़के की बात अवनीत को साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो लड़का यह बोल रहा था, जैसा आपने मुझे कहा था वैसे मैं इस महादेव के दूत को यहां लेकर आ गया हूं, वो देखिए वो सामने पड़ा हुआ है, अब आप मुझे आज्ञा दे कि आगे क्या करना है। उस लड़के के इतना बोलने के तुरंत बाद उस लड़के से थोड़ी ही दूर पर एक रोशनी सी उठने लगी, और देखते ही देखते वो रोशनी इतनी तेज हो गई कि उस रोशनी की वजह से अवनीत को सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर फिर भी अवनीत उसी ओर अपनी नजरें गड़ाए देखने की कोशिश कर रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ ये हो क्या रहा है। और थोड़ी देर में जैसे वो रोशनी पूरी तरह से खत्म हुई तो वहां अवनीत ने जो देखा उसे देखकर तो अवनीत की आंखें फटी की फटी ही रह गई, क्योंकि उसने देखा उस रोशनी से एक लगभग 20 या 21 साल की लड़की निकली, पर उस लड़की के बाल इतने बड़े थे कि वो जमीन को छू रहे थे। पर अवनीत तो कुछ और ही देख रहा था। उसे यह भी अजीब नहीं लग रहा था कि यह लड़की अचानक एक रोशनी से कैसे निकल आई। वो तो बस एक टक उस लड़की के चेहरे को ही देख रहा था, क्योंकि वो लड़की देखने में बड़ी ही सुंदर और आकर्षक तो थी ही, पर जैसे उसकी उस सुंदरता में एक जादू सा था, क्योंकि उस लड़की के चेहरे को देखते ही अवनीत उस लड़की की खूबसूरती में खोसा गया था। अब अवनीत को उस लड़की के चेहरे के अलावा वहां कुछ नहीं दिख रहा था।
इससे पहले अवनीत ये सब सोचकर परेशान था कि वहां हो क्या रहा है, पर अब जैसे उसका दिमाग उस लड़की के चेहरे के आगे शून्य सा हो गया था। तभी वो लड़की धीरे धीरे उस लड़के के पास जाने लगती है जो अवनीत को वहां लेकर आया था। पर हैरानी की बात तो यह थी कि वहां इतना अंधेरा और बारिश थी कि अभी भी उस लड़के का चेहरा सही से नहीं दिख रहा था। पर वही उस लड़की का चेहरा उस अंधेरे में भी बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। वो लड़की अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उस लड़के की ओर बढ़ी जा रही थी। उस लड़की की वो मुस्कान अंधेरी रात की चांदनी सी लग रही थी। उसके चेहरे में अलग ही चमक थी और वही चमक अवनीत के दिमाग को शून्य करने का काम कर रही थी। वही दूसरी ओर अशोक भागता हुआ भैरव मंदिर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही अशोक काल भैरव की मूर्ति के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ झुककर काल भैरव से बोलता है, हे भगवान, मेरी मदद करो, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने कार्य में सफल हो जाऊं। इतना बोलकर अशोक काल भैरव की मूर्ति के बगल में रखा खप्पर उठा लेता है। उस खप्पर को उठाते ही अशोक उस खप्पर को बड़े ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि उस खप्पर में संस्कृत में कई सारे मंत्र लिखे हुए थे। वो खप्पर देखने में ही दूसरे किसी भी आम खप्पर से बहुत अलग था। पर अशोक इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए तुरंत डायन कोर्ट के लिए निकल जाता है। और उधर आश्रम में बाबा और रजत बैठे हुए थे। तभी रजत देखता है कि बाबा थोड़े परेशान से लग रहे थे। रजत ये देख बाबा से बोलता है, बाबा आप कुछ सोच रहे हैं क्या? रजत की बात सुनकर फिर बाबा बोलते हैं, बेटा मैं अशोक के लिए परेशान हूं क्योंकि मैंने उसे एक बात तो बताई ही नहीं। बाबा की बात सुनकर रजत फिर बोलता है, क्या बाबा? फिर बाबा बोलते हैं, यही कि कोई भी उस डायन की आंखों में देखता है तो वो डायन के वश में हो जाता है, और मैं इसी बात से परेशान हूं कि कहीं अशोक उस डायन की आंखों में ना देख ले। बाबा की बात खत्म होते ही फिर रजत बोलता है, पर बाबा आपने तो अशोक को खप्पर और सुरक्षा कवच दे रखे हैं। और उधर वो लड़की उस लड़के के एकदम पास जाकर बोलती है, तुमने जो काम मेरे लिए किया है उसके लिए मुझे तुम्हें धन्यवाद बोलना चाहिए, पर मेरा धन्यवाद बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। इतना बोलकर वो लड़की एकदम से उस लड़के की गर्दन अपने एक हाथ से पकड़कर उस लड़के को ऊपर हवा में टांग देती है। कुछ देर वो लड़का अपने हाथ पैर हवा में ही मारता मारता अपना दम तोड़ देता है। उस लड़के के मरते ही वो लड़की उस लड़के को उधर ही जमीन पर नीचे फेंक देती है और अवनीत की ओर जाने लगती है और अवनीत के एकदम पास जाकर बोलती है, तो तुम ही हो उस मुखिया के आखिरी वंशज, आज तुझे मारकर मेरा बदला पूरा होगा। पर आज मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगी तुझसे, तो मैं अपने पूरे 400 सालों का बदला लूंगी। इतना बोलकर वो लड़की, या फिर यह कहे वो डायन, अवनीत के पास बैठकर उसके बालों में अपना हाथ फेरने लगती है और अपने नुकीले नाखून से अवनीत के गालों को नोचने लगती है। पर जैसे उस समय अवनीत को उस सब का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो बस एकटक उस डायन के चेहरे को ही देख रहा था। तभी वो डायन अवनीत से बोलती है, मेरा नाम दिव्या है और तुम्हारा क्या नाम है? फिर अवनीत एक छोटे बच्चे की तरह जवाब देते हुए बोलता है, मेरा नाम अवनीत है। फिर दिव्या बोलती है, अवनीत तुम्हें मैं कैसी लगी? फिर अवनीत बोलता है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम बहुत सुंदर हो। अवनीत के इतना बोलने के बाद दिव्या मुस्कुराने लगती है। उस समय अवनीत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अवनीत से यह सब कोई जबरदस्ती बुलवा रहा हो। तभी दिव्या फिर से बोलती है, अवनीत तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? फिर अवनीत बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। अवनीत के इतना बोलते ही दिव्या फिर से मुस्कुराने लगती और मुस्कुराते हुए ही बोलती है, अवनीत मुझे तुम्हारी आंखें बहुत पसंद आ रही हैं, क्या तुम अपनी आंखें मुझे निकाल कर दे सकते हो? फिर अवनीत बोलता है, हाँ। इतना बोलकर अवनीत अपनी जगह पर खड़ा होता और इधर उधर देखने लगता है। तभी दिव्या उसे आवाज लगाकर बोलती है, अवनीत कहीं तुम यह तो नहीं ढूंढ रहे? इतना बोलकर दिव्या अपना हाथ आगे की ओर करती है जिसमें उसने एक तेज धार चाकू पकड़ा हुआ था। अवनीत उस चाकू तुरंत दिव्या के हाथ से ले लेता है और अपनी आंखों की ओर उस चाकू को लेकर ही गया था कि तभी अवनीत के पीछे अशोक आ जाता है। वहां पहुंचते ही अशोक अवनीत को आवाज लगाता है, नहीं अवनीत रुको। अशोक के इतना बोलते ही अवनीत रुक जाता है, पर तभी दिव्या बोलती है, अवनीत क्यों रुक गए? जल्दी करो अवनीत। दिव्या के बस इतना बोलते ही अवनीत वो चाकू अपनी आंखों में घुसाने वाला ही था कि तभी अशोक भागता हुआ आता है। अवनीत के हाथों से वो तेज धार वाला चाकू छीनकर फेंक देता है और अवनीत को अपने हाथों से हिलाते हुए जोर बोलता है, अवनीत क्या हो गया है? तुझे होश में आ। अशोक के इतनी जोर से बोलने और हिलाने पर भी अवनीत उसे कोई जवाब नहीं देता। वो बस एक मूर्ति बना खड़ा रहता है।
तभी अशोक को याद आता है कि उसे बाबा ने एक और भैरव सुरक्षा कवच दिया था। फिर उसके बाद अशोक तुरंत वो भैरव सुरक्षा कवच अवनीत के गले में पहना देता है। पर तभी वो दिव्या डायन उन दोनों की ओर बढ़ने लगती है। अशोक उस डायन को अपनी ओर बढ़ता देख काल भैरव का खप्पर आगे की ओर करके बोलता है, डायन वहीं रुक जा, वरना तुझे यही काट कर रख दूंगा। अशोक ने जैसे ही वो खप्पर आगे की ओर करा, वैसे वो डायन उसे देखकर वहीं रुक तो गई। पर अशोक वो डायन को काटने वाली बात को सुनकर वो डायन बड़ी जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते ही बोलती है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। इतना बोलकर वो डायन फिर से हंसने लगती है। पर इस बार उस डायन को हंसता देख अशोक को पता नहीं क्या होने लगता है कि वो बस उस डायन के चेहरे को ही देखता रहता है। अवनीत तो पहले से ही अपने होश में नहीं था, पर अब अशोक भी धीरे धीरे जैसे उस डायन के वश में हो रहा था और वो डायन अशोक को अपने वश में होते देख मुस्कुराने लगती है और अशोक डायन की उस मुस्कान में अपने होश पूरी तरह से खो देता है। तभी वो डायन मुस्कुराते हुए अशोक से बोलती है, मेरा नाम दिव्या है और आपका क्या नाम है? फिर अशोक एक कठपुतली की तरह उस डायन का चेहरे देखते हुए बोलता है, मेरा नाम अशोक है। अशोक का जवाब सुनकर डायन मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए ही बोलती, अशोक मैं तुम्हें कैसी लगती हूं? अशोक फिर से एक कठपुतली की तरह बोलता है, मुझे तू बहुत अच्छी लगती हो, तुम बहुत सुंदर हो। अशोक भी अब बिल्कुल अवनीश की तरह कर रहा था जैसे पहले अवनीत कर रहा था और डायन अशोक के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर फिर से मुस्कुराने लगती है। तभी वो डायन फिर से अशोक से बोलती है, अशोक तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? डायन भी बिल्कुल वैसे ही सवाल अशोक से कर रही थी जैसे वो पहले अवनीत से कर रही थी। तभी अशोक फिर एक कठपुतली की तरह बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। फिर वो डायन बोलती है, अशोक तुम्हारे हाथ में जो खप्पर और कवच हैं उसे फेंक दो। डायन के इतना बोलते ही अशोक वो खप्पर जो वो काल भैरव के मंदिर से लाया था उसे और वो कवच जो उसे बाबा ने दिया था, उन दोनों को उधर ही फेंक देता है। तभी वो डायन फिर बोलती है, अशोक जो कवच तुम्हारे गले में है उसे भी निकालकर फेंक दो। डायन के इस बार भी इतना बोलते ही अशोक तुरंत अपने गले से भी कवच निकालकर फेंक देता है। उस कवच को फेंकते ही डायन बड़ी जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए ही बोलती है, अशोक मुझे तुम्हारा गला बहुत पसंद आ गया है, क्या तुम मुझे अपना गला काट कर दे सकते हो? डायन के इतना बोलते हैं अशोक एक कठपुतली की तरह अपना सर हाँ में हिलाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वो डायन अपना हाथ आगे करते हुए बोलती है, अशोक तुम कहीं यह तो नहीं ढूंढ रहे? डायन के इतना बोलते ही अशोक उस डायन के हाथ की ओर देखता है जिसमें उसने एक तेजधार चाकू पकड़ा हुआ था। अशोक जैसे ही उस चाकू को पकड़ने के लिए उस डायन के पास जाता है और जैसे ही वो चाकू अपने हाथ में पकड़ता है कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, ठहरो। वो आवाज सुनकर अशोक वहीं रुक जाता है और एकदम से अशोक के पीछे से एक बड़ी तेज रोशनी उठने लगती है। वो रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा डायन कोट ऐसे चमकने लगा जैसे अभी सुबह हो रही हो। वो डायन भी बड़ी हैरान के साथ उस रोशनी की ओर ही देखे जा रही थी और जैसे ही वो रोशनी कम हुई तो रोशनी में से एक लगभग 25 या 30 साल का लड़का बाहर आया और उस लड़के ने साधुओं जैसे कपड़े पहने हुए थे। पर वो देखने में एक आम साधु जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उस लड़के के चेहरे में एक अलग ही तेज था। तभी वो साधु अशोक की जाते हुए बोलते हैं, होश में आओ अशोक। हैरानी की बात तो यह थी कि उन साधु के इतना बोलते ही अशोक तुरंत होश में आ जाता है और होश में आते ही अशोक तुरंत अपने हाथ से वो चाकू नीचे फेंककर बोलता है, ये चाकू मेरे हाथ में कहां से आया? ये क्या हो गया था मुझे? इतना बोलकर अशोक उन साधु की तरफ बड़ी ही हैरान के साथ देख ही रहा था कि तभी वो साधु जी अवनीत की ओर जाने लगते हैं और अवनीत के पास जाकर बोलते, होश में आओ अवनीत। और इस बार भी उन साधु के इतना बोलते ही अवनीत भी तुरंत होश में आ जाता है। वहीं दूसरी ओर खड़ी वो डायन यह सब होते हुए बड़े ध्यान से देख रही थी, क्योंकि आज तक कोई भी उस डायन के वशीकरण से बाहर नहीं आ पाया था। पर तभी वो डायन पता नहीं क्यों फिर जोर जोर से हंसने लगती है। डायन की हंसी सुनकर अवनीत, अशोक और वो साधु उस डायन की ओर देखने लगते हैं। तभी वो डायन हंसते हुए ही बोलती है, इन्हें होश में लगकर तू क्या सोचता है? तू इन्हें यहां से बचाकर ले जा पाएगा? तू इन्हें तो क्या, तू अब अपने आप को भी नहीं बचा पाएगा। इतना बोलकर डायन फिर बड़ी जोर जोर से हंसने लगती है। पर उस डायन की बात सुनकर वो साधु भी मुस्कुराने लगते। उनको ऐसे मुस्कुराता देख डायन गुस्से में बोलती, तू मेरे वशीकरण से तो बच गया, पर अब मेरे इस वार से बचकर दिखा।
इतनी बोलकर डायन अपने हाथों को आगे करके पता नहीं क्या फुसफुसाना लगती है। पर जब उसके काफी देर तक कुछ फुसफुसाना के बाद भी कुछ नहीं होता तो वो डायन फिर गुस्से में बोलती है, मैं आज तो जा रही हूं, पर अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना बोलकर वो डायन पता नहीं कहां गायब हो जाती है। फिर उसके बाद अवनीत उस साधु की तरफ देखता है और बोलता है, आप हैं कौन और वो डायन आपसे कैसे डरकर भाग गई? अवनीत ने इतना ही बोला था कि तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, मैं बताता हूं कि यह कौन है। आवाज सुनकर अवनीत जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वहां अशोक के गुरुजी और उनके साथ रजत खड़ा हुआ था। फिर उसके बाद गुरुजी और रजत अवनीत के पास जाते हैं। फिर अशोक के गुरुजी बोलते, मैं तुम्हें बताता हूं कि यह कौन और यहां क्यों आए हैं। इतना बोलकर गुरु जो उन साधु के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं और फिर बोलते हैं, तुमने सिद्धाश्रम का नाम तो सुना ही होगा। फिर अवनीत बोलता, नहीं बाबा, यह सिद्धाश्रम कहां है? फिर बाबा अवनीत को सिद्धाश्रम के बारे में बताते हुए बोलते हैं, आधुनिक समय में सिद्धाश्रम तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। सिद्धाश्रम को कुछ लोग ज्ञानगंज के नाम से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था। फिर बाबा की बात सुनकर अवनीत बोलता है, बाबा जी, इस आश्रम में ऐसा क्या है और हमें इस आश्रम के बारे में क्यों बता रहे हैं? फिर बाबा बोलते हैं, मैं तुम्हें इस आश्रम के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिसने तुम दोनों की जान बचाई है वो इसी आश्रम से आए हैं। तभी पीछे से अशोक बोलता है, गुरुजी, आपने तो मुझे बताया था कि ज्ञानगंज आश्रम तो किसी को दिखाई नहीं देता। फिर बाबा बोलते हैं, अशोक, मैंने बस यह बोला था कि यह आश्रम बस दिखाई नहीं देता, पर मैंने यह नहीं कहा था कि यह आश्रम है ही नहीं। सिद्धाश्रम हिमालय में एक गुप्त और रहस्यमय भूमि है जहां महान सिद्ध योगी, साधु और संत रहते हैं। सिद्धाश्रम हमारे पूर्वजों, संतों और उच्च क्रम के योगियों द्वारा आश्रम है और इस आश्रम बस वही लोग जा सकते हैं जो व्यक्ति साधना में उच्च स्तर तक पहुंचता है। वो गुरु के आशीर्वाद से रहस्यमयी सिद्धाश्रम पहुंच सकता है जो इस स्थान का नियमित स्वामी है। सिद्ध योगी और सन्यासी हजारों वर्षों से इस स्थान पर ध्यान कर रहे हैं। फिर बाबा की बात बीच में ही काटते हुए अवनीत बोलता है, बाबा, हजारों वर्षों पर यह कैसे हो सकता है? फिर बाबा हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्योंकि ज्ञानगंज आश्रम में समय चक्र काम नहीं करता और आज तुम दोनों की जान बचाने वाले उसी आश्रम के महान योगी श्री अग्निदेव जी हैं। यह मेरे गुरु ब्रजनाथ बाबा के गुरु हैं। बाबा की बात सुनकर फिर अवनीत बड़ी हैरानी के साथ बोलता है, पर बाबा जी, आप तो बोल रहे कि ब्रजनाथ बाबा 600 साल के थे, पर अग्निदेव जी तो 25 या 30 साल के ही होंगे। अवनीत की बात सुनकर फिर बाबा बोलते हैं, मैंने तुम्हें अभी तो बताया था कि ज्ञानगंज में काल चक्र नहीं चला। फिर बाबा की बात खत्म होते ही अग्निदेव जी बोलते हैं, तुम लोग उस डायन के जाने से यह मत सोचना कि वो हार गई और वो वापस नहीं आएगी, परंतु अब वो पहले से और ज्यादा भयानक रूप में आएगी। इतना बोलकर वो साधु ध्यान मग्न होकर गायब हो जाते हैं। फिर बाबा बोलते हैं कि अभी 3 दिन बचे हैं पूर्णिमा की रात को। इतना बोलकर वो चारों लोग बाबा की कुटिया में चले जाते हैं। उसके बाद बाबा बोलते हैं कि अवनीत, जब तक तुम्हारी शक्तियां जागृत नहीं होती तब तक तुम यही रहो। इतना सुनकर अवनीत बोलता है, बाबा, वो डायन कहां गई होगी और वो साधु जी ने ऐसा क्यों बोला कि वो डायन और भी भयानक रूप में आएगी? इतना सुनकर बाबा बोलते हैं कि वो डायन अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अब कुछ भी कर सकती है। जब उसने तुम्हें बस में किया था तब जो मेरे गुरुजी ने वो रेखा डायन कोट में खींची थी वो वहां से हट गई। अब वो डायन कहीं भी जा सकती है, इसलिए हमको तुम्हारी शक्तियां जल्दी ही जागृत करना होगा। इतना बोलकर बाबा बोलते हैं कि रजत, तुम जाके अपने दोस्त के लिए कल सुबह पूजा विधि के लिए सामान लेके आ जाना। इतना सुनकर रजत बोलता है, हाँ बाबा। अगली सुबह रजत अपने घर से निकलते टाइम अपने घर वालों से बोलकर आता है कि मैं मंगलवार को घर आऊंगा। फिर रजत पूजा विधि का सारा सामान अपने साथ ले आता है और बाबा की कुटिया में सिर्फ 4 लोग थे और वो डायन वहां नहीं आ सकती थी क्योंकि वो कुटिया सिद्ध थी। दूसरी तरफ डायन, जो डायन कोट के बाहर से अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गांव वालों को अपने बस में करने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसको पता है कि पूर्णिमा की रात को अब उसका सामना पहले वाले अवनीत से नहीं होना था। अगले दिन सुबह वो चारों लोग पूजा विधि करने के लिए उस प्राचीन मंदिर में चले जाते हैं। आज का ही दिन था क्योंकि कल सुबह अवनीत को उस डायन का सामना करना था। पूजा विधि करते समय बाबा ने बोला, अवनीत, डायन को मारने के लिए तुम्हें एक शस्त्र चाहिए होगा। इतना सुनकर अवनीत बोलता है कि बाबा, शस्त्र के लिए क्या लेना होगा?
इतना सुनते ही बाबा बोलते हैं, बेटा वो जो त्रिशूल जो तुम्हारी पीठ पर है, उसकी शक्तियां जब तुम कोई शस्त्र हाथ में पकड़ोगे तब आएगी। इतना सुनते ही रजत मंदिर में लगा एक त्रिशूल ले आता है और पूजा विधि में रख देता है। पूरे दिन पूजा विधि करने के बाद अब सुबह का इंतजार होता है, जब सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में शूलपाणी शिवलिंग में जल चढ़ा के अवनीत अपनी शक्तियों को जागृत करेगा। और दूसरी तरफ डायन पूरे गांव वालों को बस में करने को निकल जाती है और वो सारे गांव वालों को बस में करके डायन कोट ले जाती है, क्योंकि डायन को उनकी बलि देकर अपनी शक्तियों को ज्यादा भयानक करना था। दिन सोमवार सुबह 4 बजे बाबा, अवनीत, रजत और बाबा का शिष्य अशोक सोकर उठ जाते हैं। फिर अवनीत नहा धोकर चला जाता है शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने। जैसे ही अवनीत गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने लगता है, वैसे वैसे उसकी पीठ पर बना हुआ त्रिशूल का रंग काला पड़ने लगता है। और जैसे ही त्रिशूल काला पड़ता है, अवनीत वहीं बेहोश हो जाता है। ऐसा होते देखते रजत घबरा जाता है और तुरंत बाबा से पूछता है, बाबा यह क्या हो गया? तो बाबा बोलते हैं, चिंता करने की बात नहीं है, अभी कुछ घंटों में उसको होश आ जाएगा। वो तीनों रजत को कुटिया में ले आते हैं और शाम होने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही शाम होने लगती है, पूर्णिमा का चांद दिखने लगता है और दूसरी तरफ वो डायन पूरे गांव को बस में करके डायन कोट ले आती है और शक्तियां बढ़ाने और गांव वालों की बलि के लिए। अब वक्त था अवनीत और डायन का सामना होने का। जैसे ही चांद अपनी पूरी चांदनी में आ जाता है, ये लोग निकल जाते हैं डायन को मारने के लिए डायन कोट में। जैसे ही ये लोग वहां पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कि सारा गांव उस डायन के बस में था और डायन उनकी बलि देने के लिए तैयार थी। कि इतने में अवनीत तेजी से चिल्लाता है, रुक जा डायन, तू मेरे से सामना कर आके। बाबा इस बार फिर अवनीत को बताना भूल गए कि डायन की आंखों में मत देखना। सब लोग अवनीत और डायन को ही देख रहे थे कि इतने में डायन बहुत जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, तू फिर आ गया मरने के लिए, इस बार तुझे कौन बचाएगा? इतना बोलते ही अवनीत बोलता है, तुझे मार के मैं अपने परिवार और इस गांव का बदला पूरा करूंगा। इतना बोल के वो डायन और तेज तेज हंसने लगती है और अपने भयानक रूप में आ जाती है, जिसे देख के अवनीत थोड़ा सा डरने लगता है, क्योंकि वो खूबसूरत डायन अब बहुत ही बदसूरत, बड़े बाल, पूरा चेहरा गला हुआ, पैर उल्टे और आंखें सफेद। इतना होने के बाद अवनीत को पता नहीं क्या हो जाता। वो डायन अवनीत को बस में करने लगती है और सारे गांव वाले अवनीत की ओर बढ़ने लगते हैं। बाबा को यह बात पता चल गई कि अवनीत को उस डायन ने बस में कर लिया। इतना होने के बाद वो डायन अवनीत के पास किसी जानवर की तरह 2 हाथ और 2 पैर के साथ दौड़कर उछल के अवनीत के ऊपर बैठ जाती है। अवनीत बेहोश हालत में था और वो डायन जैसे ही अपने नुकीले नाखून को अवनीत के गले गड़ाने लगती है, वैसे ही बाबा वो त्रिशूल अवनीत के हाथ में पकड़ा देते हैं। त्रिशूल पकड़ते ही अवनीत की आंखें से तेज रोशनी निकलने लगती है और अवनीत एक हाथ डायन के गले पर लगा के खड़ा हो जाता है और डायन को हवा में ही उठा लेता है। अवनीत की आंखों से इतनी तेज रोशनी होती है कि सारे गांव वाले डायन के बस से बाहर निकल आते हैं और होश में आते देखते हैं कि अवनीत उस डायन को एक हाथ से हवा में उठाए है और एक हाथ में त्रिशूल पकड़े हैं। अवनीत के सारे बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें रोशनी छोड़ रही थी, जैसे महादेव खुद ही धरती पर आ गए। इतना होते ही अवनीत त्रिशूल को डायन की आंखों में गड़ा देता है और त्रिशूल के साथ डायन को हवा में ही पकड़े रहता है। फिर त्रिशूल के साथ डायन को जमीन में ही गाड़ देता है। इतना होने के बाद वो डायन जमीन में ही मिल जाती है और वही राख बन जाती है। अवनीत भी अब सामान्य हो जाता है और अवनीत के पीछे बना त्रिशूल भी गायब हो जाता है। इतना होने के बाद सब लोग वापस गांव की ओर लौट जाते हैं। बाद में बाबा अवनीत को बोलते हैं, बेटा तुम्हारा काम अब यही खत्म हो गया है, अब तुम सामान्य लोगों की तरह पहले जैसे जिंदगी जियोगे। कुछ दिन बाद अवनीत शहर को लौट जाता है और अब डायन कोट में जाने से कोई भी नहीं डरता। अब डायन कोट में भी पेड़ पौधे उगने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी यहाँ खत्म होती है। कमेंट करके बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी और आप यह कहानी कौन से शहर से सुन रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब ऐसी ही कहानियां आती रहेगी हमारे चैनल पर। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।